बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम तलबाए इज़ाम, आज का हमारा जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसको बहुत गौर से सुनना है। और इससे पहले जो है आप हजरात को मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं और ना ही हमारे ग्रुप में कोई भी साहब सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। और हम किसी भी तरह के बाई सेल रिकमेंडेशन देते नहीं हैं, किसी भी तरह के ना पहले दिए हैं, ना आज देते हैं, ना आइंदा कल देने वाले हैं। कभी भी नहीं देते हैं और ना कभी देंगे। हमसे कभी भी बाई सेल रिकमेंडेशन की उम्मीद भी ना लगाना है। तो इसलिए आप हजरात जो है सीखना है और खुद का एनालिसिस खुद ही करना है। और जब सीखने का जो दौर है, सीखने के दौर में ट्रेडिंग ना करना एक बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। इसलिए इस तरफ भी तवज्जो रखें और ट्रेडिंग वगैरह जब तक मुकम्मल ना सीखे, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड ना करें जब तक कि आपको किसी चीज में कोई कंफर्मेशन ना मिले। तो इस डिस्क्लेमर के साथ, हमारा हमेशा का डिस्क्लेमर, हमारी जुबान मर्दू है तो उसको भी जरा नजर में रखें। हमारा आज का जो सेशन है वो है, जिसका टाइटल है फाइनेंशियल मार्केट, प्रेजेंटेड बाय वहीदुज्जमा सिद्दीकी, ऑर्गेनाइज्ड बाय फोर्टिफाई नर्चर लर्न ग्रो एंड अपलिफ्ट सोसाइटी। फाइनेंशियल मार्केट, माली मामलात जो है, हम शुरू से फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस को पढ़ के आ रहे थे। तो ये फाइनेंस जो है, माली मामलात, ये जो बाजार है ये किस तरीके के है, मुआमलाती बाजार ये कैसे होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब यही है कि ये है क्या क्या चीज होता है। तो मार्केट जो है ये दो तरह के होते हैं। मार्केट कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। मार्केट दो तरह के होते हैं। और एक तो है जिसको कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट, जिसमें हर चीज रेगुलेट होती है। हर छोटी सी छोटी चीज रेगुलेट होंगी, हर बड़ी सी बड़ी चीज भी रेगुलेट होगी। इसमें आपको, हमको, कंपनी को, हर एक रेगुलेट होते हैं। हर एक को पूरा हिसाब बताना पड़ता है, पूरी अपनी हर चीज को बतानी पड़ती है। इसको कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। दूसरा है अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट जो है ये तो बहुत वाज़ेह है। ये हमारी जो मंडियां होती है, बाजार होते हैं, ये सब क्या होते हैं? अनरेगुलेटेड मार्केट होते हैं। तो इसलिए जो है रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड इन दोनों को वाज़ेह रखना है। पहला कि रेगुलेट रेगुलेट मार्केट को, अगर हम, रेगुलेटेड मार्केट के उसूल ज़ाब्ते अलग हैं, अनरेगुलेटेड मार्केट के उसूल ज़ाब्ते मुस्तकिल अलग हैं। तो अगर हम एक का दूसरे पर कयास करेंगे तो मुमकिन है कि बहुत से मतलब हमारे साथ मुआमलात थोड़ा गलत हो जाए। एक कंपनी ऐसी हो सकती है जो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक रेगुलेशन अलग सिस्टम हो और उसी का एक शोरूम हो जिसका एक अलग तरीका हो। तो दोनों एतबार से हमें सोचने की जरूरत है।
तो इसलिए रेगुलेटेड मार्केट वो कंपनी कहलाती है जिनको रेगुलेट करने के लिए कोई इदारा मौजूद होती है। तो हमारा जो काम, हम जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो रेगुलेटेड मार्केट को सीखने वाले हैं, ना कि हम अनरेगुलेटेड मार्केट को सीखना है। अनरेगुलेटेड मार्केट तो बिल्कुल वाज़ेह है। ये भी दो तरीके का है। एक है फिजिकल मार्केट, जैसे शॉपिंग मॉल, फार्मर मार्केट्स जिसको हम मंडी कहते हैं, बाजार कहते हैं, हफ्तावारी बाजार कहते हैं। इसके बाद ये शॉपिंग सेंटर्स है। एक मॉल होता है ना, एक होता है मॉल जिसमें काउंटर एक ही होता है, और एक होता है एक बड़ा बिल्डिंग होता है, और उस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ दुकानें होती है। तो ये शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटर के अंदर यही डिफरेंस होता है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मालूम हो जाए कि शॉपिंग मॉल के अंदर आमतौर पर क्या होता है। मॉल जो होते हैं उसका उमूमन आम ये कायदा कुल्लिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आम तौर पर उसका काउंटर एक ही होता है। अंदर आप कुछ भी खरीदे, दुनिया भर का खरीद लीजिए, निकलते वक्त जो है आपको बिल एक जगह पे करना होगा। शॉपिंग सेंटर में बिल एक जगह पे नहीं होता है, समझ रहे। हर दुकान का अलग अलग अपना अपना बिलिंग सेंटर होता है। आपको हर दुकान पे अपने अपने करना है, लेकिन एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये दो अलग अलग जो है एक क्या कहेंगे उसको, इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। और ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मार्केट, समझ रहे। सब्जी की दुकानें वगैरह, फलों की दुकानें वगैरह, ये सब क्या है, अनरेगुलेटेड फिजिकल मार्केट। दूसरा है अनरेगुलेटेड वर्चुअल मार्केट। ये वर्चुअल मार्केट जो है, ये क्या होता है, ऑनलाइन मार्केट्स होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, समझ रहे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनरेगुलेटेड वर्चुअल मार्केट होते हैं। इनको, इनकी रेगुलेशन जो होती है, इनके कंपनीज खुद करती है, समझ रहे। इनके रेगुलेटेड कंपनी खुद करती है, और इनके ऊपर कोई दादागिरी आके, मेरे जैसा बंदा जाके क्या नहीं कर सकता है, इन पर दादागिरी नहीं कर सकता है, समझ रहे। कि तुमने हमारी कंपनी को ये नहीं की, वो ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि उसकी एक सिस्टम है, समझ रहे। गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के उसूल ज़ाब्ते के अगर ये रहा तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन नॉर्मली हर कोई एरा गैरा नत्थु खैरा आके क्या नहीं कर सकती है, इन पर आके इतनी जल्दी जो है दादागिरी नहीं दिखा सकते कोई भी, समझ रहे। ठीक है। और दूसरा है रेगुलेटर, समझ रहे। रेगुलेटेड मार्केट जो पढ़े हमने, इसी को क्या कहते हैं, रेगुलेटर। तो ये रेगुलेटर जो होता है, ये सरकारी इदारे होते हैं रेगुलेटर्स। ये रेगुलेटर्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं जी, सरकारी इदारे। तो सरकारी इदारे जो होते हैं, इनको गवर्नमेंट तय करती है, और इन्हें एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, इनके पूरे अमेंडमेंट्स होते हैं। वक्ती तो वक्त वक्त पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, इन पर तब्दीलियां होती रहती है। तो ये पूरा उसूल ज़ाब्ते के साथ है। और इन्हीं उस रेगुलेटर के दायरे में जो जो कंपनीज आएंगी, जितने कुछ भी आएंगे, वो सारे के सारे इनके हिसाब से चलना है इनको। तो रेगुलेटेड मार्केट को जानने से पहले रेगुलेटर कितने हैं ये जानना जरूरी है, समझ रहे। तो रेगुलेटर कौन कौन से हैं, रेगुलेटर तीन है। आरबीआई, आईआरडीए जिसको एडा भी कहते हैं, और तीसरा है सेबी। आरबीआई क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कौन है जी, ये है रेगुलेटर। रेगुलेटर ये क्या करती है, जो करेंसीज होती है, जो पैसे वगैरह होता है, इनको पूरा रेगुलेट करती है। पैसा कहाँ से आ रहा है, जा रहा है, ये सारा, ये पूरा पैसे का लेन देन जितना कुछ भी है, ये सारा रेगुलेट करना काम किसका काम है, ये आरबीआई का काम है ये, समझ रहे। दूसरा कौन सा है जी, आईआरडीए, जिसको एडा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इसका फुल फॉर्म क्या है जी, आरबीआई का फुल फॉर्म तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझ रहे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और सेबी का क्या है जी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है जी, सेबी।
और ये तीनों के क्या है, आपको लोगोस दिख रहे होंगे। ये आरबीआई का लोगो है, ये आईआरडीए का लोगो है, ये सेबी का लोगो है। आईआरडीए के काम क्या है? ये क्या करती है, जो इंश्योरेंस मार्केट जो है, जैसे एलआईसी है और लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग इंश्योरेंसेस वगैरह होते हैं, ये सारा कौन करता है रेगुलेट? ये करता है आईआरडीए। समझ रहे? लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ये सबको रेगुलेट करने का काम किसका है जी? आईआरडीए का काम है। और सेबी का काम क्या है जी? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आरबीआई जो है, ये एक मुस्तकिल इदारा है, जिसका मतलब जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। समझ रहे? इस पर हर एक क्या है जी? दारोमदार है। हर एक का क्या है जी? इसी पर दारोमदार है। सबका खुला यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। समझ रहे? लेकिन आरबीआई का जरूरी नहीं है कि इनसे इनके साथ कुछ वास्ता हो, कुछ काम हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है जरूरत पड़ जाए, बट जरूरी नहीं है। लेकिन आईआरडीए के अंदर जो कंपनीज होती है, अब ये यहाँ पर एक बात बता देता हूं मैं। आईआरडीए के अंदर जो कंपनीज होती है, वो बैक वक्त मुमकिन है कि वो आईआरडीए के अंदर भी हो और सेबी के अंदर भी हो, अंडर भी हो। यानी जैसे एलआईसी है, एलआईसी क्या है? मुमकिन है कि वो मुस्तकिल क्या है जी? आईआरडीए के अंदर है, अंडर है, और साथ में वो एक क्या है जी? कंपनी भी है। और कंपनी के साथ साथ वो लिस्टेड कंपनी भी है। समझ रहे? तो वो बैक वक्त दोनों के अंडर हो सकते हैं। और सेबी के अंडर जो कंपनी होंगी, सेबी के अंडर जो होंगे, वो जरूरी नहीं है कि आईआरडीए के अंदर हो, अंडर हो। समझ रहे? क्योंकि आईआरडीए के काम मुख्तलिफ है। आईआरडीए के काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट जो इंश्योरेंस रेगुलेटरीज जो है, उनको मेंटेन करना है, उनको मैनेज करना है, ना कि बाकी सारे चीजों को मैनेज करना है। लेकिन सेबी क्या करेगी? हर उस कंपनी को रेगुलेट करेगी जो उसके पास लिस्टेड होंगी। समझ रहे? तो बेसिकली आपको ये तीन चीजों में से हमको ये तीसरी चीज जो सेबी है, इसको समझना है, इस पर निगाहें रखनी है, इसके डिसीजंस को पढ़ना है, इसके अनाउंसमेंट्स को पढ़ना है, इसके न्यूज़ को देखना है, नजर बनाए रखना है। इसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रहे हैं, इनको इन पर पूरा निगाहें रखनी है। इसके कुछ भी अगर किसी डायरेक्टर्स का, चेयरमैन्स का, किसी का कोई मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैसेजेस पर भी हमारा क्या होना है? निगाहें रखना है। बाकी चीजों पर निगाहें रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन पर निगाह इस पर सेबी पर निगाह रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे? क्योंकि इसी के साथ हमारा काम है। अब रेगुलेटर्स का काम क्या है? जैसे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। बैंकिंग सेक्टर को, जैसे पैसे का लेन देन बताया था मैंने। अब इसमें आरबीआई का काम क्या है? ये स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, पंजाब बैंक, सेंट्रल बैंक, और किसका कौन कौन से बैंक है, जितने भी बैंक से छोटे मोटे बड़े बहुत सारे बैंक से, ये सारे बैंकिंग को रेगुलेट कौन करते हैं? ये पूरा रेगुलेट करने का काम आरबीआई का है। समझ रहे? दूसरी आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करती है, जो मैंने अभी बहुत तफसील से बताया। आरबीआई को इतना तफसील से नहीं बताया था। समझ रहे? और तीसरा जो है वो क्या है? सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। ये तीन चीजें आप हजरात को समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। आप हजरात, ये वीडियो एज इट इज अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो दोबारा तो इसको बताना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा ज्यादा चलने वाला हूँ। ठीक है। ओके, माशाल्लाह। और शेयर मार्केट क्या होती है? ठीक है। अब एक सवाल है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट दो लफ्ज से मिलकर बना है। शेयर मार्केट, शेयर का मतलब क्या है? शेयर
एक लफ्ज मार्केट, एक लफ्ज, ये दो लफ्ज मिलकर क्या बने हैं जी? शेयर मार्केट। शेयर का मतलब क्या है जी? हिस्सा। हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, ये क्या है जी? शेयर। मार्केट का मतलब बाजार, समझ रहे? बाजार, मंडी जिसको कहते हैं, समझ रहे? ये मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है जी? बाजार। शेयर का मतलब हिस्सा, मार्केट का मतलब बाजार। शेयर मार्केट बाजार में मिलने वाला हिस्सा। अब क्या है जी? सुगरा कुबरा मिलाओ, क्या हो गया? बाजार में मिलने वाला हिस्सा। ऐसा बाजार जहां किसी हिस्से या पार्ट को खरीदा और बेचा जाता है। ऐसा बाजार जहां पर हिस्सों का लेन देन होता हो। हिस्सों का लेन देन होता है, अभी समझेंगे इंशाल्लाह। शेयर मार्केट को शेयर मार्केट कहा इसीलिए जाता है कि इसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड अलग अलग कंपनीज में हम क्या करते हैं जी? हमें मालिकाना हिस्सा मिलता है। अलग अलग कंपनीज के क्या होता है? हिस्सा मिलता है, अभी मिसाल के साथ समझ में आ जाएगा। हर कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती है जिसे शेयर्स कहा जाता है। एक कंपनी एक के जितने ज्यादा शेयर्स खरीदेंगी उतना ज्यादा हिस्से का आप मालिक बनेंगे। शेयर मार्केट, अब खुलासा ये क्या है जी? खुलासा ये है, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज पब्लिक से कंपनी में हिस्से के बदले पैसा लेती है। अभी एक और काम आ गया, एक चीज और आ गई। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना सारा, इतना बहुत ज्यादा हो गया ना। अब देखो, ये है कंपनी, समझ रहे? ये क्या है जी? ये एक कंपनी है। ये कंपनी को आना है शेयर मार्केट में। क्यों आते हैं अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आना है शेयर मार्केट में। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जो अगर समझ लीजिए कि ये कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है। अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मेरे पास लाख रुपया है, मैं लाख रुपये लगा सकता हूं, लेकिन मैं 100 करोड़ कहां से लाऊंगा? तो कंपनी क्या करेगी? अपने टोटल जो वैल्यूएशन है उसको क्या करेगी? उसको छोटे 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 टुकड़ों में क्या करेगी? तकसीम करेगी। 100 करोड़ को क्या करेगी? एक, दो, तीन, इस तरीके से पार्ट 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 करके, अलग अलग पार्ट करके, ऐसे क्या करेगी? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तकसीम करेगी। तो ये तकसीम किए हुए छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है जी? शेयर्स। तो ये कंपनी है और ये कंपनी के शेयर्स है, समझ रहे? यहां तक समझ में आ गया? कंपनी और कंपनी के शेयर्स तक समझ में आ गई बात? जी। ओके, बहुत अच्छा। कंपनी और कंपनी के शेयर्स तक बात समझ में आ गई। ये कंपनी है और इसका यहां पर शेयर्स है, ठीक है। अब जो है, आप इस कंपनी के जितने शेयर्स खरीदेंगे, आप इस कंपनी के जितने शेयर्स खरीदेंगे उतने हिस्से के आप मालिक है। आप इस कंपनी के, यहां पर देखिए कितना सारा शेयर्स थे ना। आपको जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स खरीदे, आप अपनी मर्जी से एक उठा लीजिए, दो उठा लीजिए, पांच उठा लीजिए, 10 उठा लीजिए, कि आपकी मर्जी है, समझ रहे? तो उसके बाद क्या है जी? आप जितनी उठाएंगे उतने हिस्से के मालिक है। अभी यहां देखिए, इन साहब ने एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 9 हिस्सा के मालिक हो गए ये, ठीक है। ये इतने, इसके समझ लीजिए कि 50 हिस्से, इस कंपनी के 50 हिस्से हैं, जिसमें से 9 हिस्सा इन्होंने खरीद लिए। तो क्या हो गया जी? 9 हिस्से के मालिक बन गए ये, समझ रहे? शेयर मार्केट बेसिकली, शेयर मार्केट बेसिकली वो जगह है जहां क्या होता है? लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। यानी अभी जो है, कंपनी के यहां कोई सामान ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई सामान बेचा नहीं जा रहा है, कोई सामान खरीदा नहीं जा रहा है। एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है बिस्किट बनाती है, या फिर जो है वो कंपनी आलू खरीद आलू फरोख्त करती है, गाड़ी फरोख्त करती है, कुछ भी, XYZ समोसा बनाती है, समोसा बनाने वाली कंपनी है। तो यहाँ आपको समोसा नहीं मिलेगा, बिस्किट नहीं मिलने वाली, गाड़ी नहीं मिलने वाली है। उस कंपनी के टोटल जो है उसका एक हिस्सा मिलने वाला है। तो शेयर मार्केट में बेसिकली क्या होता है? जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं, शेयर्स ट्रेड होते हैं। यानी
हम जितने कंपनी के जितने हिस्से हम लेंगे, हमारे हक हमारे पास होगा, उतने हिस्सों के हम क्या होंगे, मालिकाना हकूक हमारे पास होगा, उतने हिस्से के हम मालिक होंगे। लेकिन ये ऐसे मालिक नहीं है आप, क्या आप मतलब जाके क्या कर सकते हैं, मतलब आप जो जाए वहां कंपनी में गए, जाके कहा कि मैं जो है आपके 10 शेयर का मालिक हूं, और आज से मुझे भी एक कुर्सी चाहिए, यहाँ पर मेरा भी डिसीजन चलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए वो जो हमने कहा था ना, दादा अब्बू, सेबी, समझ रहे, सेबी कौन है जी? दादा अब्बू है शेयर मार्केट के। आपको सेबी के अंदर जो है ये शेयर मार्केट के मुख्तलिफ मार्केट्स रेगुलेटर्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इन सब का जो दादा अब्बू है वो कौन है? वो है सेबी। वो कौन है जी? सेबी है वो। तो वो सेबी रेगुलेट कर रही है, कह रही है कि आप क्या नहीं कर सकते। एक तो पहली बात ये है कि आप सब कुछ खरीद नहीं सकते। सबसे पहले, कोई साहब म्यूट नहीं है, अनम्यूट हो गए, जरा चेक कीजिए। तो एक तो ये है, अनम्यूट मत होइए, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो पहली बात ये है कि आप क्या नहीं कर सकते, सब खरीद नहीं सकते। उसके लिए फिर उसके एक अलग कानून है, उसका भी एक अलग कानून है, आपको कितना परसेंट खरीदना है, कितना परसेंट बेचना है, ये आपके पास कितनी अथॉरिटी हो सकती है, ये पूरा एक अलग ही कानून है। ब्लॉक डील्स वगैरह आता है, फिर उसमें FII DII के कानून अलग आते हैं। लेकिन हम जो है, हम कौन है? रिटेलर्स है। हम रिटेलर्स है, तो हमें उनसे कोई इतना खास जरूरत नहीं है मालूमात की। हमें तो जो है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, बहुत हुआ तो 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ के अंदर के हमारे पोर्टफोलियो होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सब मिला के शायद 50 करोड़ ना हो, क्या मालूम, और हो सकता है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जिसके अकेले के 500 करोड़ हो जाए, क्या मालूम। हमें तो हमें तो नहीं मालूम किसी के बारे में, समझ रहे, अल्लाह करे कि हम सबका ऐसे ही हो जाए। मुस्तकबिल के जो है हम सब जो है यहाँ के, बस अल्लाह हम सबको वक्त का बहुत अच्छा बनाए, FII DII जैसे बनाए। तो दूसरा, अभी थोड़ा सा हम शेयर मार्केट पर हम क्यों भरोसा करें। शेयर मार्केट पर एक सवाल आता है, शेयर मार्केट पर भरोसा ही क्यों करना चाहिए? शेयर मार्केट पर भरोसा ही क्यों होना चाहिए? कि आपने देखा होगा कि आमतौर पर फ्रॉड्स मार्केट वगैरह आते हैं, और उसके अलावा जो देखा होगा आपने, ये जो जीतेंगे भाई जीतेंगे वाले लोग भी आते हैं, मतलब एलविश यादव वगैरह है, और बहुत सारे, मतलब मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, उसमें किसी के मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। आपने देखा होगा ये जो चेन मार्केट है, चेन मार्केट है, इस तरीके के जो बहुत बेकार बेकार चीजें आती रहती है। तो इनका क्या होता है, कंपनी सारा पैसा लेके भाग जाती है, आपने देखा होगा, समझ रहे। इसके लिए हमें हिस्ट्री थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो शेयर मार्केट है, ये कल की नहीं है, ये काफी पुरानी है। ये 16वीं सदी से, बल्कि 17वीं सदी से ये चला रहा है। 1601 या 2 से जो है इसकी तारीख शुरू हो चुकी है। ये जो है आम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज, समझ रहे, ये सबसे पहला 1601 में ये स्टॉक एक्सचेंज बनी। ये देखिए, आप दिख रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहला, दुनिया का तारीख का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है एम्स्टरडम। एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज नाम है इसका, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज, जो 1601 में बनी। जिसको बनाने वाला कौन है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वो कंपनी नहीं है जो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हिंदुस्तान की तारीख में मिला पाया जाता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आके जिसने ऐसा किया वैसा किया, ये वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वो नहीं है, समझ रहे। तो ये दोनों मुख्तलिफ अलग अलग है, लेकिन हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से हमने सुना भी है। तो ये वही है।
जिसने क्या इसका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली कारोबार था कि वो क्या करते थे, ये समंदर के अंदर कारोबार करते थे। ये जहाज के से माल इस मुल्क से उस मुल्क में ले जाकर देते थे। ये उनका कारोबार होता था। लेकिन उस वक्त जो है, इस कंपनी को बहुत से खतरात होते थे कि माल लेकर गए और बीच में जो है पूरा जहाज डूब गया, सारा सामान डूब गया, सारा पैसा बर्बाद हो गया, जहाज भी बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, लोग मर गए, बहुत से नुकसानात होते थे। और ऐसे बहुत से अक्सर दफा होता हुआ करता था। तो ये पूरा पैसा अकेला कंपनी का होता था, जिसकी वजह से क्या होती है, कंपनी या कंपनी के जो जो उनके पार्टनर्स होते थे उनके होते थे, जिसकी वजह से उनको हमेशा उनको नुकसान उठाना पड़ता था। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि एक काम करते हैं, हम जो पब्लिक से भी पैसा लेते हैं। हम क्या करते हैं, पब्लिक से भी पैसा लेते हैं। जब अगर हम कामयाब हो गए तो मुनाफे में हिस्सा, और अगर नाकाम हुए तो घटा नुकसानात में आप भी हिस्सेदार हैं। समझ रहे। तो इस तरीके से 1601 में इन्होंने ये शुरू किए, स्टॉक एक्सचेंज का शुरू किए, जिसकी वजह से उनके नुकसानात कम होने लगे और पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। 1 रुपया लगाए 10 रुपया हो गया, 1 रुपया लगाए, अरे एक बार गए, जाके वापिस आने तक, वापिस आए, साल भर में 10 गुना हो जाता है तो पैसा। समझ रहे। तो ये शुरुआत थी अम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज की 1601 में, जिसको शुरू किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेदरलैंड के अंदर शुरू हुआ ये। उसके बाद न्यू ईयर के अंदर शुरू हुआ 1792 में, 1792 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई, जिसका शॉर्ट फॉर्म एलएसी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म एनवाईएसी। और एलएसी की शुरुआत 1801 में हुई। फिर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई जो 1878 में हुई। फिर इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी कोई पुराना नया नहीं है, बहुत पुराना है वो भी कब है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से पुराना जो है कौन सा है जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई जिसको कहते हैं इंडिया का। ये कब से है, 1875 से शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दलाल स्ट्रीट करके एक जगह है, आप लोग अक्सर कभी गए होंगे मुंबई में, ये गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए कभी गए होंगे। तो उसी के बाजू में थोड़ा सा दूरी पर है ये, जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो वहां पर दलाल स्ट्रीट करके जगह है, जहां से कुछ गुजराती लोग मिलकर, गुजराती मारवाड़ी लोग बैठे थे, और बैठकर उन्होंने ये शुरू किए कि भाई हमने देख कर आए कि ऐसा ऐसा है तो हम भी यहाँ शुरू करते हैं। तो ये लोगों ने क्या करना शुरू किया, ऐसे ही बिजनेस शुरू किए कि सबसे पैसा उठाते थे और हिस्सेदारी पर काम करते थे, पब्लिकली काम करते थे ये। तो एशिया की ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये तो दुनिया की चंद 10 कंपनीज में से पहली है। और एशिया एशिया के अंदर सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया के अंदर सबसे पहली है। समझ रहे। बीएसई का 2024 में कितना हो गया जी, 150 साल कंप्लीट हो गया 2024 में। बीएसई का 150 साल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई में वही पेपर के साथ होता था, पेपर ट्रेडिंग होती थी जो पहले पुराने जमाने के हिसाब से होते रहते थे। ये एनएसई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने क्या किया, इसने टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाया। और उसने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा के इसने पहली बार दुनिया को मुतारफ कराया टेक्नोलॉजीज का और ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जो आज हम करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग एप्स में हम करते हैं, बहुत सारे आजाद करते हैं, बहुत सारे बिल्कुल नए हैं, नहीं करते होंगे। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ करते रहेंगे। तो इसने क्या किया, पहली बार तारुफ कराया दुनिया को ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की। तो इसकी शुरुआत कब है, 1992 की है। 1992 की शुरुआत है ये। और ये दोनों कंपनी इंडिया की सबसे लॉयल कंपनी है, सबसे भरोसामंद कंपनी है। आपको मैं बता दूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इनके अलावा भी बहुत से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज और भी है।
लोकल लेवल पे बहुत से है, पूना स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद जो है अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, बहुत से स्टॉक एक्सचेंज और भी है। लेकिन कई तो ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, जिनका बिजनेस चल नहीं रहा है, खराब हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और कई ऐसे हैं जिन पर दुनिया भर के बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, जिनके फ्रॉड्स के, इसके उसके बहुत सारे अलग अलग केसेस चल रहे हैं। और कई तो वो हैं जो अभी भी जारी हैं, लेकिन बहुत मामूली छोटे पहचान लोगों के साथ चल रहा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं है। तो एनएससी फास्ट ऑथोराइज ट्रेडिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है, जो मैंने अभी आपके सामने बताया। एनएससी ने स्टॉक ट्रेडिंग को इलेक्ट्रॉनिक और एफिशिएंट बनाया, आसान बना दिया। एनएससी क्या है, 2024 में कितना साल हो गया, 32 ईयर्स कंप्लीट हो गया। तो आप अगर देखेंगे, 150 साल, 32 साल की हिस्ट्री है, यानी इस पर एक भरोसा किया जा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा क्रिप्टो, फिर उसके बाद कॉइन, फिर उसके बाद अभी मुझे हाल ही में एक हमारे इसी ग्रुप के एक तालिब इल्म, उन्होंने मुझसे सवाल किए कि मुफ्ती साहब जरा ये बताइए कि कोई, मुझे याद नहीं आ रहा कोई था, तो मैंने बताया कि ये सब चीजों से बहुत दूर रहिए। फिर मैंने आप हजरात को एक वीडियो भेजा था, काफी बड़े विद्वान हैं और यूपीएससी वगैरह पढ़ाते हैं वो, उनका वीडियो भेजा था आपको, आप लोगों ने देखा भी होगा। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ये जो वीडियो मैंने भेजा था, एक बहुत बड़े विद्वान का, बहुत ज्ञानी इंसान है उनका वीडियो देखे थे कि नहीं देखे आप लोगों ने? देखे हैं, माशाल्लाह जी। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि ये इनकी कोई खास कोई क्या नहीं है, वजूद नहीं होती है, बहुत नुकसानात होते हैं और किस बात पर क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, बिटकॉइन वगैरह है, ये जितने भी मकड़ी के जाल होते हैं ना, ये सारे के सारे जो है क्या है, सब धोखे हैं ये। फिर नेटवर्क मार्केटिंग है, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, जाल है, लोगों ने लाखों रुपए डुबाए हुए हैं लोगों ने। तो ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को गवर्नमेंट कम जो क्या करती है, बाकायदा इसको रेगुलेट करती है, उसकी हर एक चीज को रेगुलेट करती है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जो है इस पर बात कर रहे थे, बड़े बड़े एमपीज एमएलए वगैरह बात कर रहे थे इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती रहती है इसके अंदर। अ, इन इख्तलाफात, पॉलिटिकल इख्तलाफात में पढ़ के हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक ये बता रहे हैं कि जिसके बारे में पार्लियामेंट में जिक्र हो रहा हो, जिस स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उस पर एक एतमाद किया जा सकता है। हाँ, हर एक चीज के अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, तो ये एक अलग इशू हो गया। ओवरऑल जो है फी नफ्सी ही, वो नफ्स फी नफ्सी ही क्या नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि कुछ चीजों में कमी बेशी आ जाए, समझ रहे, कुछ इंटरनल इश्यूज वगैरह हो जाए, तो ये एक अलग मसला है, ये एक अलग इशू है, उससे पहले भी बहुत दफा हुआ है। तो इंटरनल इश्यूज को अगर साइड में रखा जाए, तो स्टॉक मार्केट क्या है, एतमाद किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट की कहानी क्या है जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फाइनेंशियल इनोवेशन से जुड़ी है। यहाँ रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। यहाँ आपको रोडपति से करोड़पति बना भी सकता है ये मार्केट, और करोड़पति से रोडपति बना सकता है। मैंने खुद अपने आंखों से कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 32-32 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपए का लॉस किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के टिप्स पर। मैं आपको बताऊं, मैं जिस बंदे ने दूसरों के टिप्स पर काम किया, दूसरों के टिप्स पर काम किया, वो बंदा कभी कामयाब नहीं हुआ। अभी हाल ही में मैं आपको एक छोटा सा ये बता रहा हूँ स्टोरी। हमारे लेवल 3 में एक साहब ने सवाल किए कि जो है, लेवल 3 में नहीं सवाल किया, क्या किसी को कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें जो है आपको बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा, और 10 रुपये का स्टॉक 1 लाख हो जाए, ऐसा कुछ तो भी पूछा था मैंने, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मिल जाएगा। और कुछ हजरात तो बस आ गए, हमारे जो दारोगा जी है, दारोगा साहब फौरन हाजिर हुए
ये ये था, गेम प्लान था एक्चुअली। तो दारोगा साहब फौरन हाजिर हुए और कहा, किसने किसने बताया बताओ। सबकी बहुत अच्छे से खैरियत ली गई है। शायद एक दो लोगों को निकाल भी दिया गया है उसमें से। तो समझ रहे। तो ऐसा भी होता है कि भाई इतनी मेहनत से सिखा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें जो है कॉल्स चाहिए, हमें टिप्स चाहिए। समझ रहे। तो ऐसा भी होता है। समझे। तो स्टॉक मार्केट क्या है जी, लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का एक ताकतवर क्या है जी, जरिया फराहम करती है, लेकिन समझदारी और रिसर्च के बिना ये रिस्की भी हो सकता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हर हालत में, किसी भी हाल में, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी, किसी भी हाल में, किसी के जाल में नहीं आना। किसी के भी जाल में नहीं आना, किसी के टिप्स में नहीं आना। कितने भी बड़े एनालिस्ट हो, कितने भी बड़े क्या हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, खत्म, कहानी खत्म। इल्ला ये कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड कोई है जिस पर आपका एतमाद है, तो अलग बात है। बहुत से मरतबा सेबी रजिस्टर्ड वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो धोखा देते रहते हैं। बहुत से मरतबा ऐसा हुआ है, कई लोगों पर जो है सेबी ने एक्शन भी लिया हुआ है। तो इसलिए आपको अपने, अगर आपके पास खुद को नॉलेज है, तो आप यकीन जानिए किसी को पूछने की कतान 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 कभी भी जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाया कि एक सिर्फ सवाल किए कि बता चाहिए क्या किसी को, बाद में इनकी अच्छी खासी खैरियत ले ली गई। समझ रहे। तो ये काम आएगा, याद रखना कभी। मुमकिन है कि इस तरह के कुछ दूसरे जाला और भी सामने आए आप लोगों के। अब वो जो स्लाइड देखे थे, जो समझ में नहीं आया था, बता रहे थे ना, अब ये देखिए दोबारा। शेयर मार्केट दो लफ्ज से मिलकर बना है। शेयर हिस्सा, मार्केट बाजार। शेयर मार्केट बाजार में मिलने वाला हिस्सा, ऐसा बाजार जहां किसी हिस्से या पार्ट को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर मार्केट को शेयर मार्केट कहा इसीलिए जाता है कि इसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड अलग अलग कंपनीज में हमें मालिकाना हिस्सा मिलता है। हर कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती है, जिसे शेयर्स कहा जाता है। एक कंपनी के जितने ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे, उतना ज्यादा हिस्से के मालिक बनेंगे। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज पब्लिक से कंपनी में हिस्सा के बदले पैसा लेती है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। ये कंपनी है आपके सामने, ये कंपनी है, और ये कंपनी के शेयर्स है, और ये वो हिस्सा है जिसको आपने खरीदा हुआ है। समझ रहे। अब जो है, कंपनी, किस तरह की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है, किस तरह की कंपनी। क्या मैं जाके शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाऊंगा? कोई भी ये जो हमारे फला साहब दुकान खुले हुए हैं अपनी, क्या वो दुकान लेके शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे? हाँ, इसके लिए एक क्या है जी, कुछ उसूल और जवाबित हैं। अब क्या है जी, शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्ट होने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना जरूरी है। अब यहां पर भी एक चीज मैं बता दूं आपको। एक होता है फार्म। समझ रहे, आपने देखा होगा ये जो अक्सर दुकानें वगैरह भी जो रजिस्टर्ड वगैरह होती है ना, तो ये फार्म की शक्ल में होती है। इंटरप्राइज, फला इंटरप्राइज, ये इंटरप्राइज, फिर उसके बाद ये मतलब ये जो आमतौर पर जो दुकानें वगैरह होती है, ये फार्म के शक्ल में होते हैं आमतौर पर। समझ रहे। और जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, ये एक अलग होती है। फार्म एक अलग होता है। आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जो आम दुकानें वगैरह जो होती हैं, वो किस में होती, रजिस्टर्ड वगैरह होती हैं, वो होती है फार्म की शक्ल में। फार्म एक पूरा एक अलग ये है, पूरा एक अलग ही शक्ल है उसका। और दूसरा क्या है जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये एक अलग सेक्टर है। समझ रहे, जिस जो कंपनी की शक्ल में होती है ये। तो ये शेयर मार्केट में आने के लिए फार्म फार्म वाले जो है वो शेयर मार्केट में नहीं आ सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले जो है वो शेयर मार्केट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों को एक्सेप्ट कर लिए जाए, कुछ शराइत जवाबित अगर क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो ही होगा। अब देखिए, अब जो कंपनी होती है ना, फार्म नहीं, कंपनी की बात कर रहा हूं, फार्म एक अलग होता है, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। कंपनी जो होती है ना, तीन तरह की होती है। पहला क्या है जी,
वन पर्सन कंपनी। पहला क्या है जी? वन पर्सन कंपनी, एक बंदे की अपनी खुद की कंपनी है ये। दूसरा क्या है? ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक मैं मेरे नाम से एक बना दिया, वाहिद कंपनी बना दिया, वाहिद लिमिटेड कुछ तो भी बना दिया कंपनी। और दूसरा होता है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समझ रहे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ये उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यही वो कंपनी होती है जो आगे चल के शेयर मार्केट के लिए एलिजिबल हो सकती है। जो क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। जब लिस्ट हो जाएगी तो उसके आगे से ये प्राइवेट जो लफ्ज है ये हटा दिया जाता है, और प्राइवेट पब्लिक नहीं रहता है बल्कि लिमिटेड कंपनी हो जाती है। जैसे मिसाल का एक्स वाई जी, एक्स वाई जी कंपनी, एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी। समझ रहे? तो ये ऐसे हो जाता है। मैं समझता हूं कि शायद आप हजरात को ये समझ में यहां तक आ गया होगा। नहीं आ गया या नहीं आ गया? जल्दी बताइए जरा, लिख कर कोई भी जो ये ना करे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ में आ रहा है। माशाअल्लाह। ठीक है। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी है कि आगे से प्राइवेट हटा दिया जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये है वन पर्सन कंपनी हो गया, एक साहब अकेले चला रहे। ये क्या हो गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम दो लोग होना जरूरी होता है। उसके ऊपर कितने भी लोग हो सकते हैं, 8-10 लोग कितने भी हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो होती है, पब्लिक लिमिटेड जो पब्लिक जो होती है ना, लिमिटेड कंपनी सिर्फ, ये इसके अंदर क्या होता है? इसकी पूरी एक अलग ही सिलसिला है जो अभी आगे आ रहा है आपके सामने। अब जो है वही सवाल है, कंपनी को जरूरत क्या है? प्राइवेट का मतलब प्राइवेट, जाति, जिसको कहते हैं ना प्राइवेट, हमारा प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ही होता है। लिमिटेड का मतलब जिसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कुयूदात है। लिमिटेड, लिमिट का मतलब होता है कैद। तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है कुछ जाती कुयूदात है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। कंपनी, अब सवाल ये है, गैर सरकारी कंपनी किसी ने लिखा है। नहीं, गैर सरकारी एक अलग चीज है। सरकारी भी हो सकती है ना, बहुत से मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकारी भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है गैर सरकारी हो। गैर सरकारी एक मुख्तलिफ चीज है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मुख्तलिफ चीज है। कंपनी क्यों आती है? सबसे बड़ा सवाल जो है, उसको जरूरत ही क्यों है प्राइवेट इसमें आने की? सबसे पहला, कंपनी, कंपनी ये एक कंपनी है। हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस चलाएं, हर एक को पैसे की जरूरत, बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बिजनेसमैन को भी पैसे की जरूरत है, बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है। अब पैसा लेने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि आपने क्या कर दिया, किसी से उधार ले लिए। समझ रहे? किसी से उधार ले लिए। अब कंपनी जो आती है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ उधार लेने आती है। अब ये इतना कोई बंदा तो अकेला दे नहीं सकता है, कोई बंदा अकेला दे नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा हो जो, जिसके पास अवेलेबल है, वो कौन है? कंपनी, वो होती है बैंक्स। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है बैंक। तो कंपनी या तो बैंक के पास जाती है या कुछ लोग मिलकर दे देते हैं उसको। लेकिन मैं, चंद लोग, हम लोग मिलकर कंपनी को क्यों दें? गारंटर कौन है? तो अब जो है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी बैंक के पास चले जाए, और बैंक क्या करे, उसको पैसा दे दे। बैंक देती भी है। लेकिन बैंक देने के साथ साथ एक प्रॉब्लम करती है कि हमेशा इंटरेस्ट लेती है। वो एक सीसी फॉर्म होता है, वो सीसी वगैरह बहुत सारे उसके, इंश्योरेंस के, लोन्स वगैरह के बहुत से अलग अलग उसके ये होते हैं, जिसमें कंपनीज के लिस्ट क्या है, उसमें कौन कौन से आपके पास जो है सामान है, नहीं है, बिजनेस कैसे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये सारा कुछ देना पड़ता है ये। समझ रहे?
और उसके ऊपर से क्या करना पड़ता है जी कंपनी को। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कंपनी हमेशा क्या करेगी, जो भी कमाएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट देती रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि पब्लिक से पैसा उठाए। पब्लिक से क्या करे, पैसा ले, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। पब्लिक से पैसा उठाए और उनको क्या करे, प्रॉफिट में से हिस्सा दे। उनको क्या करे जी, प्रॉफिट में से हिस्सा दे। ना कि क्या करे उनको, ना कि उन्हें किसी तरीके के कोई, किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट दे, कुछ नहीं, प्रॉफिट में से हिस्सा दे देता है। तो अब जो है कंपनी के पास फायदा ये होता है कि कंपनी जब यहाँ पे जब आता है बैंक के पास, तो एक तो पैसा लिया, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया, फिर उसके बाद जो है सारा पैसा वापस करना भी पड़ता है। सारा पैसा वापस करना भी पड़ता है और उसको उसमें कंपनी का फायदा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये फायदा हो सकता है इनिशियल लेवल पे उनकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए फायदा हो जाता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म लेवल पे क्या नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। ऐसा होता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाला मामला हो जाता है, समझ रहे। लेकिन जब पब्लिक से पैसा लेती है, शेयर मार्केट से पैसा लेती है, तो उसमें क्या होता है, पैसा लिया लिया ले लिया, खत्म हो गया। अब लेने के बाद दोबारा इनको पब्लिक को वापस करने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे। दोबारा पब्लिक को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि क्या हो जाता है, इसी पैसे से वो क्या करती है, अपना जो बिजनेस है उस बिजनेस को चला रही होती है, और इनको क्या करती है, प्रॉफिट में से हिस्सा देती है। जो पब्लिक है, पब्लिक जिनसे पैसा लिया हुआ है, इनको क्या करती है, प्रॉफिट में से हिस्सा देती है। डिविडेंड की शक्ल में अलग अलग शक्लें आती है, जिसकी शक्ल में क्या करता है, बोनस की शक्ल में, डिविडेंड की शक्ल में, अलग अलग शक्लों में क्या करती है जी, इनको पैसा देती रहती है, प्रॉफिट में से हिस्सा देती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी के ऊपर कोई नया कर्जा नहीं चढ़ता है, कोई नया कर्जा नहीं चढ़ता है। और ये जो है ना, जो बैंक से लेता है, ये बैड डेप्थ नहीं कहलाया जाता। हम याद होगा, हमने शुरू में पढ़े थे बैड डेप्थ एंड गुड डेप्थ। तो ये क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल दुनिया में इसको क्या कहते हैं जी, गुड डेप्थ। क्योंकि इसमें क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए होता है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए होता है। तो मैं समझता हूं आप हजरात को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। ये किसी ने बड़ा अच्छा समझाया। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है निजी कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड होता है निजी महदूद कंपनी। निजी महदूद कंपनी, समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सभी को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है, और वो पैसा इसके लिए, और वो क्या करे इसके लिए, स्टॉक मार्केट का सहारा लेकर अपने शेयर्स लोगों को सेल करती है, जिसके बदले कंपनीज लोगों से पैसा लेती है। देखिए, अब ये कंपनी है, इसको पैसे की जरूरत है, और ये उसके क्या है जी, शेयर्स है। ये पूरा का पूरा क्या है जी, कंपनी के शेयर्स है। अब वो क्या करती है कंपनी, शेयर मार्केट के जरिए, शेयर मार्केट है ना, ये बीएसई का ऑफिस है, याद रखना। ये शेयर मार्केट के जरिए क्या करती है, गारंटर बनाकर इसको पब्लिक से पैसा लेती है। अब ये पब्लिक क्या करती है, शेयर्स लेती है और कंपनीज को पैसा दे देती है, समझ रहे। जिसके बदले एक को एक चीज मिली, दूसरे को दूसरी चीज मिल जाती है, दोनों खुश, किसी को नुकसान कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। यानी नफा और नुकसान में दोनों में हिस्सेदार होते हैं, समझ रहे। अब जो है, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज को पब्लिक से शेयर्स के बदले पैसा हासिल करने की सहूलत फराहम करती है, ताकि वो अपनी को, जरूरत का पैसा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, जो मैंने बहुत तफसील से बताया। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आम पब्लिक को ये सहूलत फराहम करती है, ये सबसे बड़ी खुसूसियत है, सबसे बड़ी खुसूसियत है। शेयर मार्केट आम पब्लिक को यह सहूलत फराहम करती है कि वो आसानी से इन्वेस्ट कर सके, ताकि किसी कंपनी के तरक्की का हिस्सा बनकर पैसा कमा सके और खुद भी फाइनेंशियल तरक्की हासिल कर सके। एक कंपनी जो खुद ग्रो करेगी, जिसका आज अगर 1 करोड़ का वैल्यूएशन है, और कल उसको 1000 तक पहुंचना है, 1000 करोड़ तक पहुंचना है, मिसाल है, 1 करोड़ नहीं, चलो हम उसको 100 करोड़ कर देते हैं। 100 करोड़ की कंपनी है, जिसको क्या करना है, 10x होकर
1000 तक जाना है उसको। तो अगर मैं अगर देख रहा हूं ये कंपनी खुद ब खुद आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेरा हिस्सा कुछ भी नहीं है। कंपनी हमेशा क्या कर रही है, मुझे सामान बेच रही है और खुद ही आगे बढ़ रही है, मेरे पैसे से वो आगे बढ़ रही है, लेकिन मेरा इसमें जाती फायदा कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट क्या करती है जी, आम पब्लिक को ये सहूलत फराहम करती है कि आप जिस कंपनी के सामान खरीद रहे हैं, आप जिस कंपनी के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूता इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी कंपनी की बिस्किट खा रहे होंगे, आप किसी कंपनी के सर्फ इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी कंपनी की गाड़ी पर चढ़ रहे होंगे, इन कंपनीज में क्या कर सकते हैं आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनकी तरक्की के साथ साथ ये कंपनी जैसे जैसे तरक्की होती रहेगी, ये इन कंपनीज की, वैसे वैसे आपकी भी तरक्की होती रहेगी और आप भी फाइनेंशियल क्या होंगे, ग्रो होते जाएंगे उन कंपनियों के साथ साथ। मोहम्मद अनवर नाम के एक साहब हैं जिन्होंने 10,000 रुपया का शेयर्स लिए थे विप्रो कंपनी में 1994 या 84 में, मुझे थोड़ा सा अच्छे से याद नहीं है, शायद 84 की बात है, 1984 वगैरह में या 94 में। तो 10,000 का स्टॉक आज उसके वैल्यूएशन है 800 या 900 करोड़ का वैल्यूएशन है। अब आप सोचिए, समझ रहे, इतना लंबा 800 900 करोड़ किसको कहते हैं? अगर हमारे दादाजी ने हमारे किसी ने जो है उस समय उस वक्त लिया होता, हमारे अब्बू वगैरह लिए होते प्रो कंपनी के 10,000 का ही 10,000 रुपया का ही शेयर लिए लिए होते, तो आज हम भी क्या होते जी, अमीरों में होते, शुमार होते हमारा। अब एक चीज यहां पर एक मैं बता दूं आपको, दुनिया में जो नाकारा लोग होते हैं ना, नाकारा नाकारा लोग जितने होते हैं, इनके एक डायलॉग होता है, फेमस डायलॉग। दुनिया के नाकारा लोगों का एक फेमस डायलॉग होता है, काश दादाजी ने ऐसा किया होता तो हम ऐसे होते। काश दादाजी ने सड़क के किनारे की जमीन नहीं बेची होती तो आज हम करोड़पति होते। जैसे मैंने अभी कहा, काश दादाजी शेयर मार्केट की विप्रो कंपनी के 10,000 रुपए के 10,000 के शेयर खरीद लिए होते तो आज करोड़पति होते। ये दुनिया के नाकारा लोगों की पहचान होती है, याद रखना। वो मजा मा मजा लईसा लहू कजा, जो गुजर गया, उस पर जो है नया कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। इस पर हम और आप डिस्कस करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपका क्या कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भी कुछ नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी, आपके पोते भी वही कहेंगे कि काश दादाजी ऐसे किए होते, काश अब्बू ऐसे किए होते। समझ रहे? तो इसलिए हमने एक शुरू में एक मंत्र याद किए थे, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। हाँ, द फ्यूचर्स डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। अगर किसी को याद हो या सब भूल गए, ये मंत्र कभी नहीं बोलना है, द फ्यूचर्स डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसिर है कि आप आज क्या करते हैं। तो कल दादाजी ने क्या नहीं किए उस पर बहस करके कोई मतलब नहीं है, उस पर बात करके कोई मतलब नहीं है। आज मैं क्या कर रहा हूं इस पर बात करना इंपॉर्टेंट है, इस पर डायलॉग होना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, हमें फराहम ये मौका फराहम करती है पब्लिक को, हमारे जैसे आम पब्लिक को, रिटेलर्स को, हमारे जैसे को क्या करती है, ये मौका फराहम करती है कि हम क्या करें, उसमें हिस्सेदार बने और उनकी तरक्की के साथ साथ हम भी तरक्की याफ्ता बने, हम भी फाइनेंशियल ग्रो हो जाए। अब शेयर, वही ये छोटी सी बात है, बार बार दोहराया जा रहा है, शेयर क्या होता है, ये शेयर, इसी शेयर्स को आपकी समझ में आ गया, ये शेयर आपकी समझ में, ये बात आपकी समझ में आ गई, तो शरीयत के जितने इख्तलाफात है, जो शरई इख्तलाफात है फाइनेंशियल टर्म्स जो है सेम डे डिलीवरी का खरीदो फरोख्त जायज है क्या, फिर जो है ये जितने भी इख्तलाफात है ये इसी पर मुनहसिर है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको समझा रहा हूं मैं।
एक ही स्लाइड को मैंने 2-3 मरतबा अलग-अलग जगह पे किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा मैं इशारतन बता देता हूं मैं। एक बात तो मैं यहां पर वाज़ेह करूं, वो लोग जो कहते हैं, जिनका मैं मेरा पर्सनल व्यू बता सकता हूं, मैं बहैसियत मुफ्ती में मेरा फतवा बता सकता हूं, मैं मेरा अपना इस्तिंबात बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं किसी जदीद ये जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद मसाइल हैं, तो इसलिए जदीद मसाइल में जो जदीद दौर के फुकाहा हैं, इनके इस्तिलाहात को, इनके उस इस्तिंबात को, इस्तिदलाल को हमें रेस्पेक्ट करना, इज्जत देना जरूरी है। हजरत अक़दस, हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम, हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके साया तादेर कायम फरमाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत में बरकत अता फरमाए, जिन्होंने इस मसले का सबसे पहले जिन्होंने क्या किए थे, इसके जवाज के और इसके उसूल जवाबित को क्या किए थे, तय किए थे। अहनाफ के सबसे पहले मुफ्ती थे। और हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम ने ये जितने भी, हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम के जितने भी मसाइल है, ये सारा मसला जो है, ये क्या है जी, सारे मसले की बुनियाद क्या है जी, ऑनरशिप है, हिस्सेदारी है। इसी वजह से इसी हिस्सेदारी को बुनियाद बनाकर बाज़ उलमा के, हमारे इदारे जो हैं, इनका फतवा है, जैसे दारुल देवबंद है और शाही मुरादाबाद वगैरह जैसे इदारे हैं, इनका फतवा क्या है, सेम डे डिलीवरी वगैरह का मसला है कि जायज नहीं है वगैरह है। या जो मुहम्मद मुतकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू उनको फॉलो करने वाले जो उलमा मुफ्तियान हैं, वो यही कहते हैं। और इसी के अंदर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फकीह है वो, अल्लाह उनका साया भी देर कायम फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इज्जत की जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किस्म के शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाए। फिqh एकेडमी के फिqh एकेडमी के चेयरमैन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन सदर, हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम का जो मसला है, वो है फ्री फ्लॉट। यानी कंपनी पैसा लेकर चला गया, अब आपने वहां पर देखा होगा, याद होगा, कंपनी ने पैसा लेकर चला गया और ये मार्केट में पैसा आ गया, समझ रहे। अब इस पैसे का मालिक ये लोग हैं, और इन्हीं के आपस में ट्रेड होता है। मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, वहां थोड़ा आगे जाने के बाद, समझ रहे, इन्हीं के आपस में ट्रेड होता रहता है, इन्हीं के आपस में ट्रेड होता है। तो ये फ्री फ्लॉट मार्केट है, जिसकी वजह से हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि सेम डे खरीदो फरोख्त जायज है, सेम डे खरीदो फरोख्त जायज है। और उसके अलावा जो है, और भी उनके कुछ मसाइल और भी है इस सिलसिले में, समझ रहे। हजरत मुफ्ती साहब तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम जो है, वो कहते हैं कि नहीं, कंपनी की ओनरशिप उसी वक्त हासिल होती है जब क्या होती है, हमें शेयर सर्टिफिकेट हासिल हो जाती है। शेयर सर्टिफिकेट जब तक हासिल नहीं होती है, तब तक क्या नहीं होती है, तब तक हम उसके हिस्सेदार नहीं बन सकते। हमारे बहुत से जुहाला है, मतलब ये हजरात क्या होते हैं, आमतौर पर होता ये है, बजता वही है जो खाली होता है, वो बहुत बजते रहते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ दो वक्त के दो फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है, और दोनों को उलमा ने सराहा है। दोनों के अपने अपने बहुत बड़े फॉलोअर्स है, दोनों के दोनों को तायद करने वाले वक्त के बड़े बड़े फुकाहा है, बड़े बड़े उलमा है, बड़े बड़े इदारे हैं, समझ रहे। अगर हजरत मुफ्ती साहब को, मुफ्ती उस्मानी साहब को, अगर हजरत शेखुल इस्लाम साहब को अगर दारुल देवबंद या शाही मुरादाबाद वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को भी क्या कर रही है, दारुल देवबंद इज्जत देती है, उनके फतवा की इज्जत करती है। तो ये हमारे जो बीच में जो कुछ मतलब क्या होते हैं, ऐसे नाहुनजार होते हैं, जो क्या करते हैं,
उलमा के इख्तिलाफ को क्या करते हैं, अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उलमा के इख्तिलाफ को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ग्रुपबाजी करते रहते हैं। ये ग्रुप बोलते हैं ये ग्रुप बोलते हैं वो। मैं यहां पर बता दूं, अगर आप हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को फॉलो करते हैं तो आप कीजिए। बिल्कुल वक्त के एक मुहक्किक आलिम दीन है, मुहक्किक मुफ्ती है, मुजतहिद, वक्त के एक मुजतहिद हैं। जदीद फतवा, जदीद मसाइल पर जितना हजरत मुफ्ती साहब का काम है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा हो। और अगर आप हजरत मुफ्ती उस्मानी साहब को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल कीजिए। दोनों वक्त के क्या है, फकीह हैं दोनों। दोनों वक्त के फुकाहा बड़े बड़े फकीह हैं। दोनों के अपने अपने इस्तिंबात है, दोनों फकीहुल असर है। दोनों की अपने अपने इस्तिंबात की बुनियाद है। एक का फ्री फ्लॉट है, दूसरे का ऑनरशिप है। ऑनरशिप को बुनियाद बनाकर हजरत मुफ्ती साहब कहते हैं कि सेम डे डिलीवरी जायज नहीं है, और हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम से फ्री फ्लॉट को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जायज है। तो इसलिए फुकाहा के लड़ाई में कोई अगर रंटू बंटू कंटू मंटू अगर आपस में इख्तिलाफ करेंगे तो याद रखना ये क्या कर रहे हैं, गलत है। फुकाहा के इख्तिलाफ में छोटे मोटे लोगों का क्या नहीं है, कोई भी एतबार नहीं होता है। अगर कोई शख्स किसी फकीह को फॉलो कर रहा है और आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो शख्स एक फकीह को फॉलो कर रहा है, और मेरे जैसा एक नाहुनजार इंसान क्या कह रहा है, तुम कौन होते हो जो मतलब ऐसा कर रहे हो, तो ये गलत है। ये गलत है। ये मैं एक फकीह के इज्तिहाद पर भरोसा कर रहा हूं, मुजतहिद पर। मुजतहिद के मसाइल क्या है आपको अच्छे से मालूम है, मुस्तंबित के मसाइल अच्छे से मालूम है। तो दोनों की आरा सही हो सकती है, दोनों गलत भी हो सकते हैं, समझ रहे। तो इसलिए ये कोई इख्तलाफ नहीं है, ये बुनियाद है वो इख्तलाफ का। मैंने समझा कि इसकी जब हम शेयर क्या होता है इसको जब समझा रहे हैं तो ये भी जरा अच्छे से समझ ले। मैं समझता हूं कि आप हजरात को ये मसला कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। मजीद इंशाल्लाह अगर कभी फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से समझेंगे इंशाल्लाह। अभी आप हजरात को समझ में आया या नहीं आया बताइए। जब तक पानी पी लेता हूँ। बहुत से मतलब होता है, मैं मेरे पास जो है ना बहुत से सवालात आते हैं इस सिलसिले में। किसी को कुछ भी जवाब नहीं देता हूं, मैं कहता हूं कि ये आपका अपना मसला है, आप देख लो। आपकी अपनी परेशानी है, आप देख लो, मुझे क्या मालूम, मैं नहीं जानता हूं। आप यहाँ मार्केट में उतरने से पहले ये सारे मसले मालूम हो जाना चाहिए था। उतरने के बाद आप पूछ रहे हमसे, उतरने से पहले तो कभी नहीं पूछे। माशाअल्लाह। अक्सर हजरात को समझ में आया क्या, बाज़ हजरात को थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। तो ये कुछ मतलब ऐसे हजरात हैं जो क्या करते हैं, जो आम इंसान हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इस मसले पर इख्तिलाफ कर रहे हैं। मुझे उनसे तकलीफ है असल में। उलमा आपस में इख्तिलाफ करते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। उलमा का इख्तिलाफ जायज है, उनको हक भी है, उनको हक भी है कि वो इख्तिलाफ करे। ये मतलब अ, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और बाजे लोग, मैंने सुना है अपने कानों से, बाजे लोग, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहू के बारे में फरमा रहे थे कुछ साहब। इनको फाइनेंशियल दुनिया की मालूमात नहीं है। इनको जो है, इनको क्या मालूम ये क्या होता है, अब्बा को सिखा रहे दुनिया क्या होता है। ये वही बात हो गई हमारे। ये वो हजरात है जो अल्लाह सुब्हान ताला इनको इनकी उम्र में बरकत दे। इनकी बरकत से शायद हम लोग चल रहे हैं, इनकी दुआओं से चल रहे हैं, समझ रहे। चलिए, अब मैं समझता हूं कि थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अब ये बात है, इख्तिलाफुल उलमा रहमा, इख्तिलाफुल उलमा रहमा, रहमतुल लिन्नास। उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। तो इसलिए जो है आवाम का इसमें बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। आप आप हजरात भी, आपके लिए अगर बहैसियत एक उस्ताद में बता रहा हूं, आप हजरात भी जब जब आप हजरात भी आपसे कोई मसला ये पूछे तो आप भी वही बताइए कि भाई इसमें दो चीजें, एक फ्री फ्लॉट और एक है ऑनरशिप।
अगर आप ओनरशिप को मानते हैं तो ये मसला है जो दारुल देवबंद का फतवा है, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा है। और उसी मसले पर अगर आप फ्री फ्लॉट को मानते हैं तो हज़रत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम और फिqh एकेडमी, और इस पर दारुल देवबंद का भी एक फतवा है। दारुल देवबंद के दो फतवा में से एक फतवा ये भी है, दोनों है, समझ रहे। तो इसलिए ये दोनों अपने अपने जगह पे सही है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं देख लीजिए। या फिर अगर आप बहैसियत अपने हिसाब से अगर कहते हैं कि नहीं आप दारुल देवबंद को फॉलो करो तो करवा दीजिए, कोई मसला नहीं। आप एक आलिम है, आपको हक भी है। आप कहते हैं कि नहीं इस मसले में दारुल देवबंद के बजाय आप एक आलिम है, मुफ्ती है वक्त के, आपको हक है, आप जैसा मतलब आपको मुनासिब लगे कर लीजिए। फ्री फ्लॉट अभी समझेंगे इंशाल्लाह। हर कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती है जिसे शेयर्स कहा जाता है। एक कंपनी के जितने ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे उतने ज्यादा हिस्से के मालिक बनेंगे, समझ रहे। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज पब्लिक को कंपनी में हिस्सा के बदले पैसा लेती है। कंपनी शेयर मार्केट को आईपीओ में कंपनीज अब जो है अब यहाँ पर खेल शुरू हो गए। कंपनीज शेयर मार्केट में आईपीओ के जरिए लिस्ट होती है। अब ये समझना है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो कंपनी है, ये कंपनी है, ये उसके शेयर से ये उसके मालिक बन गए। ऐसे डायरेक्ट नहीं बन गए। इसके अंदर एक लफ्ज ये आता है आईपीओ। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे। इसको समझ देंगे इंशाल्लाह। आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ? कंपनी जब पहली बार शेयर मार्केट में शेयर सेल करके क्या करती है, पैसा हासिल करती है, तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं, समझ रहे। उस प्रोसेस का नाम क्या है जी? आईपीओ। पहली बार जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को सेल करके बेचकर क्या करती है, पैसा हासिल करती है पब्लिक से, तो उस ये जो कंपनीज का शेयर्स का हिस्सा बनाने से लेकर पब्लिक से पैसे उठाने तक और शेयर मार्केट में लिस्ट होने तक के जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस का नाम क्या है जी? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये एक कंपनी है एक्सवाईजी शेयर, एक्सवाईजी कंपनी है ये क्या है जी? एक्सवाईजी एक कंपनी है। ये क्या है जी? शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, लिस्ट होना चाहती है। तो ये क्या करेगी? फर्स्ट टाइम क्या है जी, जब यहां पे आ रही है तो उसको क्या कहेंगे जी? आईपीओ। ठीक है। आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है? आईपीओ के लिए, आईपीओ लाने के लिए कंपनी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक्स का सहारा लेती है। बैंक्स दो तरह के होते हैं, समझ रहे। बैंक्स क्या होते हैं जी? दो तरह के। एक तो वो बैंक जहां पर आप क्या करते हैं, हम और आप जाके पैसे वगैरह ये करते हैं। दूसरा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक, समझ रहे। इन्वेस्टमेंट बैंक का इनका काम क्या होता है? एक मुख्तलिफ होता है। ये इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करवाती है, और जो है दूसरों को सलाह देती है इन्वेस्टमेंट कैसे करना है नहीं करना, ये सारा काम इनका होता है। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड पूरा एक ये क्या होता है। अब ये कंपनी, अगर मिसाल के तौर पर एक्स वाई जी कंपनी हमने पढ़े थे ना, एक्स वाई जी कंपनी, ये एक्स वाई जी कंपनी को क्या करना है? आना है कहां पर? पब्लिक लिस्टेड के लिए उसको शेयर मार्केट में आना है। तो वो सबसे पहले क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी, सहारा लेगी। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? ये देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक यहां पर है, ये देखिए ये कंपनी है, इनको आईपीओ लाना है। अब ये क्या करेंगे? हेल्प लेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक का। अब ये पहुंच गए इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट मिलकर एक डिटेल्स डॉक्यूमेंट तैयार करती है। डिटेल क्या करती है? डॉक्यूमेंट तैयार करती है, जिसका नाम क्या है? DRHP, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक फुल डिटेल क्या होती है जी? एक तैयार करती है डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है? कंपनी की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस डिटेल, रिस्क, बिजनेस के अंदर क्या रिस्क है, फ्यूचर बिजनेस के मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है,
और इसके अलावा जितनी भी छोटे छोटे माइक्रो लेवल के, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जितना कुछ भी होता है, वो सारा क्या करती है, डिटेल उस ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या करती है जी, तैयार करती है ये। तो डीआरएचपी में डीआरएचपी में हर किस्म की सारी चीजें क्या होती है, रिकॉर्ड रहती है। ये कम तकरीबन जो है 300 साढ़े तीन सौ पेज का जो है अ, एक डॉक्यूमेंट होती है, जिसके अंदर हर चीज मौजूद होती है। अब क्या करती है ये, डीआरएचपी को लेकर क्या करते हैं, सेबी के पास पहुंचते हैं। डीआरएचपी डॉक्यूमेंट क्या करती है, सेबी के पास लेकर पहुंचते हैं। अब ये क्या हो गया जी, ये डीआरएचपी ये डीआरएचपी डॉक्यूमेंट है, और ये जाके क्या करेंगे, सेबी के पास जमा करेंगे। अब सेबी इसको क्या करेगी, पूरा पढ़ेगी। सेबी इसको क्या है, पूरा पढ़ेगी। सेबी कौन है, मैंने बता दिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इदारा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। इसको पूरा, इसके हर एक बारीक से बारीक डिटेल को पूरा पढ़ेगी, समझ रहे। अब ये आईपीओ जो है, पढ़ने के बाद अगर सेबी को लगता है सही है, तो वो अप्रूव करती है। अगर सही नहीं होती है तो वापस रिटर्न कर देती है। और बहुत से मर्तबा होता है कि सेबी क्या करती है, इनको वापस भी कर देती है। आईपीओ दो तरह के होता है, एक होता है मेन लाइन आईपीओ, और एक होता है एसएमई आईपीओ। एसएमई, मेन लाइन आईपीओ बड़े आईपीओ को कहते हैं, और एसएमई आईपीओ छोटे आईपीओ को कहते हैं, समझ रहे। मेन लाइन आईपीओ आमतौर पर क्या होता है, इसमें एक छोटे अमाउंट से आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में हिस्सेदारी ले सकते हैं। एसएमई आईपीओ में छोटे अमाउंट के साथ हिस्सेदारी लेना आसान नहीं होता, थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए से ऊपर ही चाहिए होता है आमतौर पर। मेनलाइन आईपीओ बड़ी कंपनीज के आईपीओ होते हैं। ये क्या होते हैं जी, 100 करोड़ से ऊपर की कंपनीज होती है। अभी शायद उसकी थोड़ी सी ये बढ़ा दिए हैं, शायद 100 करोड़ से कुछ ज्यादा, 500 करोड़ वगैरह शायद हो गए। मुझे एग्जैक्टली उसका फिगर अभी याद, आज अभी करंट नहीं चेक किया, हाल ही में मैंने कुछ देखा था उसका, अभी सेबी का कुछ देख रहा था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। तो खैर वो जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम लोग आईपीओ को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस में जब जाएंगे तो आईपीओ को कैसे एनालिसिस करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी, एनालिसिस के तरीका क्या होता है, नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मजीद सारी चीजें मिल जाएगी, समझ रहे। और कोई भी कंपनी जब आती है तो उसको दिखा भी देता है कि वो कंपनी मेनलाइन आईपीओ में आ रही है या एसएमई आईपीओ में आ रही है। तो मेनलैंड आईपीओ जब लिस्ट होती है तो ये 3 दिन के लिए खुली रहती है, समझ रहे। 3 दिन के अंदर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी आईपीओ क्या होते हैं, छोटे कंपनी के आईपीओ होते हैं, जो क्या होता है, अम, जो 100 करोड़ से नीचे के होते हैं। अगर एसएमई का अगर ये बढ़ा दिया हो तो जितना है उसके नीचे का। तो अभी हम लोग 100 करोड़ पकड़ के चलते हैं। 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी को मेनलाइन आईपीओ कहते हैं, और 100 करोड़ से नीचे की कंपनी को एसएमई आईपीओ कहते हैं। एसएमई का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, समझ रहे, एसएमई। तो एसएमई आईपीओ जो है कितने दिन के लिए खुले रहते हैं, 4 दिन के लिए। मेनलाइन आईपीओ कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। एसएमई आईपीओ 4 दिन के लिए खुले रहते हैं। अभी मैं आप हजरात को बता दूं कि हमारा पहला सेशन तो मुकम्मल हो गया, लेकिन कल का सेशन का हमने आपसे जिक्र किया तो पढ़ाना है। अगर आप हजरात इजाजत देते हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना नहीं। आज हाजिरी भी ली जा रही है तो इसलिए जरूर यहाँ पर वो भी डाल दीजिए, वरना मालूम पड़ा कि इन्होंने जो है कोई हाँ ना कुछ नहीं बोला, इसलिए हाजिरी गैर हाजिरी में बदल गया हो। वो भी डाल दीजिए ताकि मालूम पड़ जाए। अभी तो देख रहा हूँ मैं, हाजिरी की भी बात चल रही है। ठीक है, माशाअल्लाह।
आप हजरात तैयार है तो बिल्कुल, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेंगे इंशाल्लाह, खत्म कर देंगे। चलिए आधा घंटा और देंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। एसएमई आईपीओ। आईपीओ काम कैसा करता है? आईपीओ आने के बाद कंपनी का नाम क्या नाम के सबसे पहले क्या होता है? ये प्राइवेट जो लफ्ज है ना, ये प्राइवेट लफ्ज खत्म हो जाता है, निजीकरण खत्म हो जाता है। अब ये क्या हो गया? प्राइवेट से पब्लिक हो गया ये। अब ये प्राइवेट नहीं रहा। अब जो अब ये पूरे आवाम का हो गया, ये सबका हो गया ये। समझ रहे? आईपीओ लाने का मतलब कंपनी अब प्राइवेट नहीं रही है, पब्लिक कंपनी बन गई है। अब आईपीओ में कंपनी शेयर्स की प्राइस एक रेंज में लाती है, जिसे आईपीओ का प्राइस रेंज कहते हैं। यानी कंपनी जब आईपीओ लाएगी तो ऐसा नहीं कहेगी कि इसको 100 100 रुपये में ही बेचनी है। हाँ, ऐसा कह भी सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं कहना। ऐसा कह भी सकती है, मैं 100 रुपये में ही बेचूंगा, ऐसा भी कह सकती है। ऐसा ये नहीं है। लेकिन आम तौर पर कंपनी क्या करती है, एक रेंज में लाती है कि मैं क्या करूंगा, एक नीचे का लेवल 100 और ऊपर का लेवल क्या है जी, हम पकड़ लेते हैं अभी 120। ये एक लेवल है। तो 100 से 120 रुपए के दरमियान क्या होगी, लिस्ट होने का चांसेस है। अब आप जितना पहले इन्वेस्ट करेंगे, जितना पहले आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, उतने जल्दी पॉसिबल है कि मिल जाए। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आईपीओ में अप्लाई किया तो मिल जाएगा। तो सब आईपीओ में सबसे नीचे वाले जो प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं जी? फ्लोर प्राइस। सबसे नीचे वाला जो प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं जी? फ्लोर प्राइस। फ्लोर हम लोग किसको कहते हैं? नीचे जिसमें चलते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लोर। फ्लोर कहते हैं ना, नीचे चलने वाला जिसको, जिसके अंदर हम चलते रहते हैं, पक्का जो होता है उसको हम कहते हैं फ्लोर। और ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं जी? सबसे ऊपर वाला जो प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं जी? कैप प्राइस। समझ रहे हैं? इस दरमियान पॉसिबल है कि वो 100 रुपए में लिस्ट हो जाए, पॉसिबल है कि वो 120 में हो जाए, पॉसिबल है कि वो 120 और 100, मतलब 100 रुपये 120 रुपए के दरमियान 110 रुपए में लिस्ट हो जाए। समझ रहे? ये भी मुमकिन है। तो कुछ किसी में भी लिस्ट हो सकती है कंपनी। ठीक है। फ्लोर प्राइस, प्राइस रेंज के सबसे कम प्राइस को फ्लोर प्राइस कहते हैं। कैप प्राइस, प्राइस रेंज के सबसे ज्यादा प्राइस को कैप प्राइस कहा जाता है। आईपीओ में शेयर्स लॉट यानी बंडल की शक्ल में आती है। हाँ, आईपीओ में एक एक शेयर नहीं आता है। जैसे हम लोग आमतौर पर एक शेयर दो शेयर खरीद सकते हैं, ऐसा आईपीओ में नहीं हो सकता है। आईपीओ में आपको शेयर लेना है तो एक लॉट में ले सकते हैं। अगर मेन लाइन आईपीओ है तो वो छोटा लॉट होगा, और अगर एसएमई आईपीओ है तो वो बड़ा लॉट होता है वो। समझ रहे? तो इसलिए जो है आईपीओ में क्या है, लॉट की शक्ल में होता है। ये याद रखें। एक दो शेयर्स आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, बुक बिल्ट इशू ये। ठीक। आईपीओ अभी और डिटेल में आ रहा है अभी। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या है जी? डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट क्या है जी? ये आपका, हमारे पास जो आमतौर पर जो है ये होते हैं ना, एंजल वन है, या फिर जो है किसी के पास अप स्टॉक होता है, किसी के पास जीरोधा होता है, किसी के पास कुछ और अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। ये सब क्या है जी? डीमैट अकाउंट है। समझे? तो डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। आईपीओ में ब्रोकर के अकाउंट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। समझे? डीमैट अकाउंट से डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। एक लॉट, दो लॉट, कितने लॉट आपको चाहिए उतने लॉट का आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने से जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट मिल जाए और शेयर्स मिल जाए। तो इसलिए ये भी जरूरी नहीं है, मुमकिन है मिल भी जाए, मुमकिन है नहीं भी मिल जाए। उसमें लॉटरी के जैसे काम होता है वो, कुछ भी हो सकता है आईपीओ में। अब है यहाँ पर प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी आईपीओ के टाइम पर अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को सेल करती है, उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। कंपनी आईपीओ के टाइम पर कंपनी क्या करती है, आईपीओ लाने के लिए दो मार्केट है। एक चीज मैं बता दूं, ये एक मार्केट, ये कौन सा है जी? प्राइमरी मार्केट। इसमें हम लिख देते हैं प्राइमरी मार्केट। और ये एक मार्केट है जो क्या है जी? सेकेंडरी मार्केट। इसमें हम एस लिख देते हैं। समझे? ये प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो पहली बार में इसमें नहीं जा सकती है, इसमें नहीं जा सकती है। तो पहली बार क्या होगा,
जब सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी, वहां जाने के बाद वो डीआरएचपी रिपोर्ट बनाएंगे। वो डीआरएचपी रिपोर्ट क्या करेगी, सेबी को सबमिट करेंगे, फिर सेबी का अप्रूवल आएगा। फिर उसके बाद प्राइस सेट होगा, ये सारे शेयर्स कितने हैं, ये सारी चीजें एक एक चीज डिटेल में क्या होंगे, हर चीज होने के बाद डायरेक्ट यहां पर नहीं आएंगे, बल्कि क्या है, यहां पर आएंगे, इस प्राइमरी मार्केट में आएगी। यहां कुछ लोग खड़े रहते हैं पैसा लेकर, पैसा लेकर इन्वेस्टर्स खड़े रहते हैं कि आप पैसा लाओ और क्या करो, हमें दे दो। समझ रहे, हमें क्या कर, हमें आपके शेयर्स दो और हम आपको पैसा देंगे। और यही, और ये फिर क्या हो जाता है, ये मार्केट फिर क्या चली जाती है, ये जो लोग होते हैं ये इस मार्केट के हिस्सेदार होते हैं, ये इस मार्केट के हिस्सेदार होते हैं। और ये आईपीओ वाले जो होते हैं, प्राइमरी मार्केट वाले, ये क्या करते हैं, इसको सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर एक मिसाल बता रहा हूं, ये उसको हुबहू रिलेट मत कीजिए, कि एक बाग है, बाग से नारियल लिए और उसको लेकर क्या कर दिए, मंडी में लाकर बेच दिए। बाग से नारियल लेकर क्या हो गए, नारियल लिए और मंडी में लाकर बेच दिए। इसी ऐसी बाग क्या होगा, प्राइमरी मार्केट, मंडी सेकेंडरी मार्केट। समझ रहे, तो ऐसा ही समझ लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा ये नहीं है। आपने क्रूड ऑयल वगैरह देखा होगा, ये सारी चीजें क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं। कंपनीज के आपने देखे होंगे, कंपनीज का एक क्या होता है, एक ओनर होता है, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर उसके अलग 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 रिटेलर्स होते हैं, फिर दुकान में आने तक, फिर मेरे तक आने पर, मेरे पास आने तक उस सामान का, अगर मुझे एक बिस्किट खरीदना है उस कंपनी से, मेरे पास आने तक कम से कम 5-7 क्या हो जाता है, हाथ आ जाते हैं उस बीच में। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं जी, ये समझ लीजिए, पहला जो होता है उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी मार्केट। समझे, अभी ये जो है ये क्या है जी, प्राइमरी मार्केट। यहाँ पर कंपनी आती है प्राइम अपने पैसा लेकर और इनको शेयर्स देती है, और उसके बाद ये शेयर्स के बदले ये लोग पैसा देंगे और कंपनी यहां से पैसा लेकर चली जाएगी। समझ रहे, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, आईपीओ आने के बाद जब कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगती है, तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ आने के बाद जब कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग क्या हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगती है, तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यानी आईपीओ जिन लोगों ने लिए, उन्होंने प्राइमरी मार्केट से आईपीओ ले लिए, लेकर क्या करते हैं उसको, अब आईपीओ में कुछ बाई सेल नहीं हो सकता है, आईपीओ में कुछ भी नहीं हो सकता। आईपीओ में कंपनी और इन्वेस्टर के दरमियान का ताल्लुक होता है, आईपीओ के अंदर आपस का ताल्लुक नहीं होता है, कि वहीदुज्जमा ने कहा कि एक काम करता हूं मैं, कैफी हैदर साहब को वापिस कर दूं मेरा आईपीओ, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे, कि अख्तर जमाल साहब वहां पर खड़े थे और कहा कि चलो एक काम करता हूं मैं मेरे शेयर्स को क्या करता हूँ, मुफ्ती साहब को दे देता हूँ। यहाँ पर मोहब्बत काम नहीं आने वाला है, कोई भी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि क्या होने वाला है जी, कंपनी का जिसको देना है, जिस इन्वेस्टर को अपने शेयर्स देना है उसको देगी, देने के बाद खत्म। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उसको लाकर क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में बेच देंगे। और सेकेंडरी मार्केट में ये दिख रहे, भीड़ जमा है यहाँ पर, इतने सारी भीड़, गिन लो कितने, मुझे मालूम नहीं, गिन लो। तो इतने सारे भीड़ों में क्या होता है, लोग कोई कहता है कि मुझे दो मुझे दो, ये देखिए, एक ये कह रहे बाई, ये कह रहे बाई, ये साहब कह रहे सेल, इधर ये बाई ये सेल, ये बाई ये सेल, ये आपस में चलता रहता है। ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये इधर से बेच रहे हैं, ये इधर से खरीद रहे हैं। फिर ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर पूरी ट्रेडिंग होती रहती है, पूरा जो ट्रेडिंग एक्सचेंज जो पूरा ट्रेड होता रहता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है जी, ये पूरा का पूरा यहीं पर होता है। सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे पहले से इशूड शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स शेयर्स को खरीदते और बेचते रहते हैं, जो शेयर्स इशू हो चुके हैं उन्हीं का ट्रेड होता है। समझे, आईपीओ के बारे में मजीद तफसील आईपीओ एनालिसिस सेशन में तफसील से बताया जाएगा। ठीक है, अभी सेकेंडरी मार्केट का मैकेनिज्म समझते हैं। ऑर्डर मैचिंग होता है सेकेंडरी मार्केट में, क्या होता है, सबसे पहले आपके पास 5 शेयर है, सब 5 शेयर है, किसका, ए
बीसी कंपनी का, और आपको क्या करना है, इसको बेचना है। अब यहां पर आप कौन है, जैद, समझ रहे, जैद। और इधर खालिद साहब खड़े हैं, क्या करने के लिए, खालिद साहब खड़े हैं, कह रहे हैं कि भाई मुझे ये एबीसी कंपनी के शेयर चाहिए। अब जो है, बाई सेल ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉनिक मैच किया जाता है, यानी एबीसी साहब कहेंगे कि मैंने ये स्टॉक 5 रुपये में खरीद कर अभी जो है क्या हो गया, ये 10 रुपये हो गया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये 11 रुपये में खरीदूंगा। और खालिद साहब अगर इधर से बोलते हैं कि हाँ मैं 11 रुपये में ये जैद साहब बेचेंगे, कहेंगे, समझ रहे, सेल। और खालिद साहब अगर बाई करने के लिए रेडी है, खरीदने के लिए रेडी है, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये 5 शेयर, जैद का 5 शेयर खालिद के पास पहुंच जाएगा, खालिद के पास नहीं रहेगा। लेकिन जैद साहब बोल रहे हैं कि मुझे 11 चाहिए, और खालिद साहब बोल रहे हैं नहीं, 11 बहुत ज्यादा है, 10 रुपया ही चाहिए। तो अब ऐसे वक्त में क्या नहीं होगा, फिर उनके आपस में झगड़े होते रहेंगे। फिर क्या होगा, या तो वो ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, या फिर खालिद साहब हार मानेंगे या जैद साहब हार मानेंगे। ये होता है सबसे पहले, एक जैद क्या करेंगे, अपना ऑर्डर को लगाएंगे, सेल ऑर्डर लगाएंगे, और सामने बैठा हुआ खालिद, महमूद, हामिद, फारूक, कोई भी शख्स हो सकता है, जो क्या करेगा, इस ऑर्डर को लेने के लिए, बाई करने के लिए अपना ऑर्डर लगाएगा। तो दोनों का ऑर्डर अगर इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। अब यहाँ ये कोई क्या नहीं है, ये कोई ऐसा बाजार नहीं है जहां पर क्या करेंगे आप जाके, मतलब एक दूसरे के सामने मुलाकात करेंगे, आपको मालूम भी नहीं है कि कौन कहाँ पर है, समझ रहे। ये तो मैंने जैद खालिद का मिसाल दिया, हो सकता है कि आप खरीद रहे हो, खरीदने वाले का नाम अजमल हो और बेचने वाले का नाम धनराज हो, क्या मालूम, कोई कोई भी हो सकता है, समझ रहे। तो अब उसमें सेटलमेंट प्रोसेस, पहले सबसे पहला क्या होता है, ऑर्डर मैचिंग होती है, फिर क्या होता है जी, सेटलमेंट प्रोसेस होता है। ट्रेड होने के बाद शेयर्स और फंड्स का ट्रांसफर होता है। इंडिया के अंदर क्या है जी, T+2 सेटलमेंट साइकिल है। बाजे T+1 है, अभी कुछ स्टॉक्स तो T+0 भी हो गए हैं, समझ रहे। तो इंडिया के अंदर क्या है जी, आम जो स्टॉक्स है वो T+2 है, कुछ स्टॉक्स T+1 भी है। तो यहाँ पर ये पुराना स्लाइड है, तो इसलिए अभी भी T+2 है, दिखाओ T+1, T+2, T+0 सब है, समझ रहे। तो कुछ T+0 में शायद कुछ ही स्टॉक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 45 वगैरह या 25 कुछ स्टॉक्स है सिर्फ, समझ रहे। तो दूसरा क्या होता है जी, सेटलमेंट प्रोसेस होता है, जब आप बेच दिए, तो आपका, आपने बाई किए, तो कोई स्टॉक आपके पास 1 दिन के बाद आएगा, कोई स्टॉक 2 दिन के बाद आएगा, समझ रहे। और पैसा जो है, आपका जो पैसा है वो सेम डे नहीं आएगा, बल्कि आइंदा, आज आप आज बेचेंगे तो आज ही नहीं आएगा, बल्कि कल आएगा आपके पास पैसा, समझ रहे। तीसरा चीज क्या है, जो डीमैट अकाउंट, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए डिमेटेरियलाइज्ड अकाउंट का होना जरूरी है, जिसको क्या कहते हैं जी, डीमैट अकाउंट। अब जो है, एक कंपनी के बिजनेस बेसिक्स क्या होता है, बहुत छोटा छोटा है, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले, एक कंपनी जो हमने पढ़े ना, DRHP, ड्राफ्ट हेयरिंग, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग, प्रोस्पेक्टस जो पढ़े हमने, तो उसके एक बेसिक क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले आइडिया प्लानिंग, सबसे पहले एक अच्छा बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी कंपनी आपको शुरू करना है, तो उसके लिए क्या है, एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस का बेसिक्स क्या है, आइडिया प्लानिंग। आपको आप 10 लोग कर रहे हैं, आप भी उधर उधर कूद गए, तो ये नहीं हो सकता, होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपके पास भी क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, आपकी अपनी एक उसकी तहकीक होनी चाहिए। उसके बाद फिर प्रॉपर प्लानिंग हो गया। फिर दूसरा क्या है, मार्केट रिसर्च, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट में डिमांड और कंपटीशन का एनालिसिस करना जरूरी है। फिर तीसरी चीज क्या है जी, फाइनेंस, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसके लिए आपको फंडिंग का सोर्स जैसे कि लोन, इन्वेस्टर्स ढूंढना पड़ता है। चौथी चीज क्या है जी, लीगल स्ट्रक्चर और रेगुलेशन, अपने बिजनेस को लीगली रजिस्टर करवाना पड़ता है, और उसके लिए प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रॉपर प्रॉपर प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, ये सारी चीजें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको एक कहा था, फॉर्म,
अब यहाँ पर आ गया प्रोप्राइटरशिप हो गया, फिर आप पार्टनरशिप हो गया, अब ये तीसरी कंपनी भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे, लीगल स्ट्रक्चर में रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। फिर लोकेशन हो गया एक बिजनेस के लिए, बिजनेस, ये सारी चीजें जो है, आप भी जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारी चीजें देखना है, इस बिजनेस का आइडिया क्या है, मार्केट रिसर्च क्या है, इनकी फाइनेंस कैसी है, लीगल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इनके लोकेशंस कहाँ है, बिजनेस कहाँ पर कहाँ क्या होता है। बिजनेस के लिए एक अच्छी लोकेशन सिलेक्ट करना जरूरी है, जहां से आप आसानी से अपनी सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर कर सको। मार्केटिंग और सेल्स, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। सेल्स स्ट्रेटजी भी इंपॉर्टेंट होती है ताकि प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स तक पहुंचे। ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक ऑपरेशनल प्लान बनाना पड़ता है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट बैच में इसको बहुत डिटेल में बताया था, कोई साहब वो पिछला सेशन का इस वीडियो, ये वाला वीडियो अगर हो तो भेज दीजिएगा। ग्रोथ और एक्सपेंशन, जब बिजनेस सेट हो जाए तो उसके बाद उसे ग्रो और एक्सपेंड करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना जरूरी होता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस में आने वाले रिस्क को पहचानना और उस उनसे निपटने के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए। ये सारी चीजें हो गए एक बिजनेस के बेसिक्स, समझ रहे हैं। अब जो है, ये जो हम आईपीएस समझ रहे थे ना, इसी को जरा मजीद वजाहत को समझेंगे। एक कंपनी होती है जिसको शुरू करना है उसको 5 लाख रुपया में, 5 लाख रुपए में उसको बिजनेस को शुरू करना होता है, समझ रहे। अब ये हमारा खत्म हो रहा है, आईपीओ को ही जरा वजाहत के साथ बयान कर रहा हूं मैं। 5 लाख रुपए में बिजनेस शुरू करने के लिए एक एबीसी कंपनी है। अब इसके पास पहला ऑप्शन ये है कि बंदा अकेला शुरू कर दे। 5 लाख को क्या क्या करेगा, 50,000 रुपये रेंट के लिए, 2.5 लाख रुपया क्या होगा मशीन के लिए, और 2 लाख रुपये ऑपरेशन के लिए होगा। ये एक केस हम देखते हैं जिसमें 1 पर्सन कंपनी होगा, अकेले एक बंदे की ओनरशिप होगी पूरी कंपनी में। इसमें क्या होगा, बंदे के पास 5 लाख रुपया है, अब वो उसको क्या करेगा, 50 के रेंट, 2.5 लाख मशीन के, 2 लाख के ऑपरेशन हो गए। ठीक है, सेम केस है, केस वही है। एबीसी कंपनी है जिसमें 5 लाख रुपया है और 50 के रेंट के हैं, 2.5 लाख रुपए मशीन के, 2 लाख ऑपरेशन के हैं। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है। केस वन में क्या होगा, एक अकेला बंदा पूरी टोटल अमाउंट बिजनेस ओनर का होगा। हामिद का पूरा बिजनेस किसका है, हामिद का है पूरा बिजनेस, समझ रहे। अब इसको क्या कहेंगे, टोटल अमाउंट बिजनेस ओनर का है, टोटल अमाउंट बिजनेस ओनर का है। इसको क्या कहेंगे, ऑनर्स इक्विटी 100%। ऑनर्स इक्विटी 100%, इक्विटी का मतलब शेयर ही होता है। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर, हिस्सा। 5 लाख का 5 लाख क्या है, केस वन के अंदर पूरी ऑनरशिप, 100% ऑनरशिप जो है किसका है, ये पूरा का पूरा बिजनेस ओनर का है, हामिद का है। इसमें खालिद, महमूद, वहीद, कैफी और जितने भी है, कोई भी जाकर उसमें क्या नहीं कर सकता है, अपना नाक नहीं डाल सकता है उसमें। दूसरा दूसरा केस, दूसरा केस में वही सेम है, 50,000 रुपये रेंट है, 2.5 लाख रुपया मशीन के है, 2 लाख रुपए ऑपरेशन के है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अब इसमें बिजनेस शुरू करने वाला जो साहब है, उनके पास 4 लाख है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए कितने, 5 लाख। बिजनेस शुरू करने के लिए कितने चाहिए जी, 5 लाख चाहिए, समझ रहे। अब 4 लाख है, 1 लाख क्या करना पड़ेगा, कर्जा, समझ रहे। अब ये कर्जा उन्होंने क्या के लिए बोरो किए, किससे, जैद से 1 लाख रुपया कर्जा लिया उन्होंने। बोरोइंग का मतलब कर्जा लेना, समझ रहे, कर्जा ले लिए उन्होंने। अब ऑनर्स का इक्विटी कितना है जी, 4 लाख। ऑनर्स का इक्विटी कितना है, 4 लाख। और जैद का कितना है, 1 लाख। 5 लाख में से अगर किसी का 1 लाख है तो कितना परसेंट हुआ जैद का, 20%। 20% किसका हो रहा है, जैद का हो रहा है। 5 लाख में से 1 लाख कितना होता है, 20% होता है। तो अब इसमें जो ऑनर है, ऑनर का कितने परसेंट कहलाएंगे, 80% ऑनरशिप। और जैद का कितना परसेंट, 20%। हाम हामिद का कितना है, 80%। और जैद का कितना है, 20% ऑनरशिप, समझ रहे। तो ये जो 20% है, यही क्या है,
पार्टनरशिप कहलाएंगे, या शेयर्स कहलाएंगे, या फिर क्या कहेंगे, 20% इक्विटी कहलाएंगे। 20% इक्विटी कहलाएंगे, 20% पब्लिक कहलाएंगे। समझ रहे? तो यही जो 20% होगा, इस 20% को कैसे करेंगे कि 5 लाख में से 5 लाख को, अगर ये देखिए 10,000 शेयर्स के अंदर अगर तकसीम करते हैं, 5 लाख को 10,000, अच्छा वहां पर 20% का था, इसको हम कर देते हैं 2,000 और इसको कर देते हैं 20%। चलो हो गया। 10,000 शेयर्स है, उसमें से 20% शेयर कितने होंगे? 2,000। 2,000 शेयर्स किसके होंगे? जैद के होंगे। 2,000 शेयर्स जैद के होंगे, जो क्या होगा, किसके होंगे? 2,000 शेयर्स जैद के होंगे, जो 20% के मालिक होंगे। समझ रहे? तो यही जो 20% है, यही क्या होता है? शेयर। ये पूरा जो है, ये पूरा क्या होता है? शेयर होता है। अब ये जो 80% किसके पास है? कंपनी के पास, मालिक के पास, ओनर के पास है। समझ रहे? 20% उन्होंने क्या कर दी? बाहर छोड़ दिए। इसी का नाम क्या है जी? इक्विटी। इसी का नाम शेयर्स। इसी का नाम फ्री फ्लॉट। इसी का नाम क्या कर दिए? फ्री फ्लॉट। अब ये जो जैद है, ये अपने जैद अपने 20% चाहे तो वहीद को बेच सकता है, चाहे तो किसी को भी बेच सकता है। यानी अब इसमें किसकी नहीं है? हामिद का कोई कब्जा बचा नहीं है। जैद अपनी मर्जी से ये 10%, चलो 20% जिसको चाहे उसको बेच दे। ये क्या होता है? फ्री फ्लॉट मार्केट कहा जाता है इसी को। अपना सवाल था जो फ्री फ्लॉट किसको कहते हैं? यही वो जो शेयर्स कंपनी के पास जो बचा हुआ है, कंपनी के पास जो है, उसके अलावा जो बचा हुआ शेयर है, उसको क्या कहते हैं? फ्री फ्लॉट। समझ रहे? तो अब प्राइमरी मार्केट क्या है? जब कंपनी आईपीओ के टाइम पर अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को सेल करती है, उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। ये हो गया आपका पुराना बात जो है। मार्केट क्या है? दो मार्केट की जरूरत क्यों है? अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की जरूरत क्यों है? अब ये देखिए, सबसे पहले ये कंपनी है जिसका अपना बिजनेस है। समझ रहे? ए बीसी कंपनी है, ये इसकी बिजनेस है। ये क्या करती है? पब्लिक के पास आती है पैसा लेने के लिए। और पब्लिक, ये कंपनी और पब्लिक के दरमियान क्या होता है? ये सेबी। और ये सेबी क्या होता है? दरमियान होती है, ग्रांटर। समझ रहे? पब्लिक क्या करेगी? सेबी को देगी। कंपनी क्या करेगी? सेबी से बात करेगी। दोनों के दरमियान जो दलाल है, वो दलाल का काम कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है। दोनों के दरमियान जो बातचीत करने के काम है, वो कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है। समझ रहे? प्राइमरी मार्केट को और वजाहत से समझिए। इशूअर आपने एक लफ्ज सुने थे, इशूअर। ये इशूअर क्या होता है? जो कंपनी के जो शेयर्स इशू होते हैं ना, जो मैंने कहा था 10,000 में से 10,000 में से 1,000 शेयर क्या हुआ? बाहर हुआ। ये 1,000 शेयर क्या हुए? इशू हुए। ये इशूअर क्या होता है? आता है शेयर्स लेकर। इशूअर को नहीं, सॉरी, इशूअर कौन है? ये एबीसी कंपनी के ओनर्स होते हैं। एबीसी कंपनी के ओनर्स होते हैं। इनको शेयर मार्केट की जुबान में क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। समझ रहे? इनको शेयर मार्केट की जुबान में क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। इनको शेयर मार्केट की जुबान में कहते हैं प्रोमोटर्स। ठीक है? ये प्रोमोटर्स क्या करते करते हैं? अपने शेयर्स लेकर आते हैं, और इनको एक लफ्ज में इशूअर कहते हैं इस वक्त के लिए। जब आईपीओ लेकर आते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इशूअर। यानी ये शेयर्स को क्या कर रहे हैं? 10,000 शेयर का जो क्या कर इशू जारी करने वाले यही लोग हैं। 10,000 शेयर के इशूज को जारी करने वाले यही लोग हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इशूअर्स। इशूअर। तो ये क्या करता है? शेयर्स लेकर आते हैं। ये कोई एक शख्स नहीं होते हैं, एक ग्रुप होता है। और ये क्या करते हैं? शेयर्स, इन इशूअर ये शेयर लेकर आए, और इधर इन्वेस्टर खड़े हैं। तो इशूअर क्या करते हैं? शेयर्स देते हैं किसको? इन्वेस्टर को। अब इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं? इन्वेस्टर्स के पास क्या है जी? फंड से। इन्वेस्टर के पास क्या है? फंड है। अब इन्वेस्टर क्या करता है? फंड देता है किसको? इशूअर को देता है। इन्वेस्टर फंड किसको देता है? इशूअर को
देता है। अब जो है इशूअर के पास शेयर क्या है, शेयर की एक सर्टिफिकेट होती है। शेयर की क्या होती है, एक सर्टिफिकेट होती है। तो वो इशूअर क्या करता है, शेयर सर्टिफिकेट किसको दे देता है, इन इ- और ये इशूअर के पास शेयर सर्टिफिकेट है और इनके पास फंड है, पैसा है। तो इशूअर क्या करता है, अपना शेयर किसको देता है, इशूअर क्या करता है, अपने फंड को, जो फंड ले लेता है इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर से फंड ले लेता है और इन्वेस्टर्स को क्या कर देता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दे देता है, शेयर सर्टिफिकेट दे देता है, सिक्योरिटी दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है। समझ रहे। अब दोनों के पास, एक एक के पास सर्टिफिकेट पहुंच गए, एक के पास पैसा पहुंच गए, दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश। इशूअर, अब कंपनी क्या करेगी, ये जो पैसा लेकर गई है कंपनी, ये वापस नहीं करेगी। समझ रहे, ये कंपनी क्या नहीं करेगी, वापस नहीं करने वाली है। ये पैसा वो जिस काम के लिए, जिस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिस काम के लिए पैसा उठाएगी, उसी काम में लगा देगी। और यहाँ जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स एक दो नहीं है, आपको, आपने वहां देखा होगा पिछले स्लाइड में, एक बहुत बड़ी जमात है। तो ये आपस में ट्रेड करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये बेचेंगे, वो खरीदेंगे, ये बेचेंगे, ये खरीदेंगे, ऐसे यही सिलसिला चलता रहेगा। समझ रहे, इन्वेस्टर्स के आपस में बाई सेल होता रहता है और कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी ग्रो करते रहते हैं। अगर कंपनी डूब रही है तो इन्वेस्टर्स भी डूब रहे होते हैं। समझ रहे, ये हो गया बेसिकली प्राइमरी मार्केट का खुलासा, मैंने आपको बहुत तफसील से यहां बता दिया। अब देखिए टर्म्स क्या है, गोइंग पब्लिक क्या है, सिक्योरिटीज लेकर प्राइमरी मार्केट में जाते हैं। और न्यू इशू शेयर्स क्या करते हैं, कंट्रोल बाय सेबी ब्रोकर, सेबी और ब्रोकर के, ब्रोकर कौन है, एनसी बीएसई ब्रोकर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, न्यू इशू लेकर जाते हैं और जाकर पब्लिक के पास क्या करते हैं, देते हैं। और उसके बाद सेबी क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट डिफॉल्ट्स। ये दोनों के, इशूअर और इन्वेस्टर्स के दरमियान जो प्रोटेक्शन देने वाले कौन है, ये है सेबी अब्बू, दादा अब्बू सेबी। समझ रहे, तो ये दो क्या करते हैं, सेबी, मतलब इनके दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान प्रोटेक्शन देते हैं, ग्रांटर रहते हैं बातचीत करने के लिए, सारी चीजें काम सेबी करती है। अगर आपको शिकायत भी करनी है तो सेबी के पास करेंगे। और फिर आईपीओ जब आ जाती है तो आपस में यही सब, यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में जब आईपीओ आ जाती है तो ये सेकेंडरी मार्केट में आपस में बाइसेल होता रहता है। अब कंपनी वो पैसा लेकर चली गई, खत्म। समझ रहे, अब आप कंपनी के साथ साथ खुद भी तरक्की होते रहेंगे। आईपीओ के बारे में ये तो आ गई। अब देखो, ये बात खत्म। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे पहले से इश्यूड शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो इशू शेयर्स इशू हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं, शेयर्स जारी हो चुके हैं, उसी उन्हीं शेयर्स की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर इन्वेस्टर शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। जैसे ये इशूअर शेयर दे दिए, यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में क्या हो गया, ये एक्सेप्ट कर लिए पब्लिक ने। और फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स के आपस में लेन देन चलता रहता है। यहाँ देखिए दोनों के, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में बाई सेल करते रहते हैं। अब जो है एक आखिरी, टाइप्स ऑफ इश्यूज कितने हैं, एक होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू कितने होते हैं जी, दो होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ मतलब होता है क्या जी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। समझ रहे, और दूसरा होता है प्राइवेट इशू। ये होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे एफआईआई डीआईआई वगैरह जितने हो, ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। समझ रहे, और तीसरा जो इशू होता है वो क्या है, राइट्स एंड बोनस इशू, आगे बात करेंगे। आईपीओ के बाद क्या है जी, प्रोमोटर और इन्वेस्टर्स। एक आपको याद होगा, इशूअर जो होता है, ये इनको क्या कहा था हमने, इशूअर का दूसरा नाम क्या कहा था हमने, प्रोमोटर्स। अब ये प्रोमोटर्स और आईपीओ के बाद क्या हो गए, नए इन्वेस्टर हो गए। अब ये दोनों मिला के कौन हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। ये दोनों मिला के आईपीओ के बाद प्रोमोटर और इन्वेस्टर्स दोनों मिला के कौन हो गए, शेयर होल्डर हो गए। समझ रहे, अब फ्रेश इशू आफ्टर आईपीओ सबसे पहले क्या होता है, फ्रेश इश्यूज शेयर होते हैं, न्यू शेयर्स होते हैं, बिजनेस कैपिटल इंक्रीज होता है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज डिक्रीज होता है। अब यहाँ एक सवाल, पहले क्या था, 100% क्या होता है, कंपनी का इक्विटी होती है। पूरी इक्विटी जो होती है, शेयर्स जितने होती है, वो पूरा का पूरा किसका हो जाता है,
100% कंपनी का होता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या करती है, बिजनेस कैपिटल इंक्रीज बढ़ता है। बिजनेस कैपिटल, इसने फ्रेश इश्यूज किए, न्यू शेयर लाए और उसके बाद पैसा लेकर चले गए, तो उनके बिजनेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बिजनेस क्या हो जाते हैं, कैपिटल, बिजनेस का जो पैसा है वो बढ़ जाता है। और शेयर होल्डिंग जो पहले 100% रहेगा, अब वो क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। इंडिया के अंदर 25% मिनिमम आपको बेचना है। अगर किसी ने 25% के नीचे शेयर सेल किया होगा, तो उसको 1 साल के अंदर वो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बेचना जरूरी होता है। तो ये शेयर होल्डिंग परसेंट पहले जो बचा रहेगा, अगर पहले कंपनी का पास अगर जो जो भी है, प्रोमोटर्स के पास 100% रहेगा, उस प्रोमोटर अभी वो 100% नहीं रहेगा। जितना हिस्सा बेच देंगे, 20, 25, 30, 40, जितना हिस्सा बेचेंगे उतना हिस्सा क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, ऑफर फॉर सेल। अब कभी कभार क्या होता है, पूरी कंपनी ही बिक जाती है। एक तो क्या होता है, समझ रहे, आईपीओ में क्या होता है, यहाँ तो फ्रेश इश्यूज होते हैं, और एक जगह क्या होता है, पूरी कंपनी क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, कोई नया शेयर नहीं होती है। कंपनी जो बिकती है उसके जितने शेयर्स होते हैं उतने ही रहते हैं, या फिर जैसा भी रहता है। वो पूरी कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी को अगर एक्वायर करती है, खरीदती है, तो वो पूरा का पूरा कंपनी क्या हो जाता है, खरीद लेती है। समझ रहे, तो अब इसमें नया कोई शेयर नहीं होता है, पूरी कंपनी बिक जाती है। समझ रहे, कैपिटल ऑफ कंपनी 9, क्योंकि उसमें 1 रुपये बढ़ा नहीं है। कोई कंपनी के 1 रुपये बढ़ा नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। शेयर होल्डिंग परसेंटेज एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं है। समझ रहे, आईपीओ, एफपीओ। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये क्या होता है, ऑलरेडी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। एफपीओ में क्या होता है, एक कंपनी के पास, मिसाल के तौर पर एक कंपनी आई और उसने क्या करी, 25% स्टॉक शेयर शेयर होल्डिंग बेच दी, 25% होल्डिंग बेच दी। अब उसको पैसे की मजीद जरूरत है, पैसे की मजीद जरूरत है। अब वो कहती है कि मैं काम करता हूं और 10% बेच देता हूं, और 10%, 10 करोड़ के बदले में बेच देता हूं मैं। तो वो जो 10% मजीद बेचेगी उसको क्या कहते हैं, एफपीओ। ठीक है। अब जो है हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके सुनने को कबूल फरमाए। हमने एक्स्ट्रा आधा घंटा आपसे ले लिया, इसके लिए माजरत चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सेशन आपको काफी फायदामंद रहा होगा, समझ में भी आया होगा। अल्लाह आपके इस क्या बर्दाश्त करने को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम।